अबे ये हटेगा कैसे? लगा तो दिया है मैंने। वो नाइस। हैंग हो गया। गॉड। एम आई इन द मीटिंग और नॉट इन द मीटिंग? यस, सो आज दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड या अंतरिक्ष में एनालिसिस होगा। डू आई ऑल्सो साउंड लाइक एन एलियन और दिस इज माई ओरिजिनल वॉइस? हाँ, डू आई ऑल्सो साउंड लाइक? ओ, then that's a sham. Why don't I sound like an alien? इन पंछियों को देखकर। हैव यू सीन कोई मिल गया? हैव यू सीन कोई मिल गया? देखिए तुम लोगों ने। कल एक चूतिया पिक्चर थी ना? इज इट? है कि नहीं? नहीं, अच्छी लगी थी। भाई आज देखता हूँ, व्हेन आई लुक बैक एंड व्हेन आई सी कोई मिल गया, आई सेड क्या कैसे बच्चे थे यार। क्या क्या पसंद आता था इंडिया में। इंडिया में तो बस एलियन का कॉन्सेप्ट आ गया। वाह वाह, बहुत एक बढ़िया, एक नंबर बात की आपने। ऐसी ऐसी बातें करते हुए ये रोबोट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देखते हैं कुछ और फन पार्ट है कि नहीं। इतना सो के बच्चे क्यों आ रहे हैं मीटिंग में? अपना असली रूप में आ जाता हूँ मैं। दिस इज द ओरिजिनल वर्जन। ये दिस इज सो फन यार। चलो, so everybody, most of you are here. I'll open that sheet. कुत्ता पढ़ाते हुए अच्छा नहीं लगेगा यार। तुम लोग कुत्तों से पढ़ रहे हो। नॉट नॉट फाइन वैसे। अभी तक तो पढ़ रहे थे। सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? ये क्या बोल दिया? ओके ओके। we'll start we'll start with the discussion. Coming back to the original रूप। कहाँ गया यार? हटेगा कैसे? इसको अनसेलेक्ट कर दो तो हट जाना चाहिए ना। हाँ, हट गया हट गया। ठीक है, सिंपल बैकग्राउंड चेंज करना चाहता था मैं। यार अब मेरी शक्ल मेरे को ही नहीं अच्छी लग रही है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? एनीवे, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो आई बिलीव आपने ये कर लिया होगा, है ना? चलो, अभी इसमें करना क्या है? सिंपल सा प्रोसेस है अपने पास, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सो दैट इट कैन बी डिस्कस्ड। एंड these are the answers, right? These are the answers before us, but there has to be two sheets. Why it is only showing one? Okay, I have to pull it down, bring it here, and share from here, right? So फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकेंड्स द आर्ग्यूमेंट presented in the third paragraph? I'll give you the liberty to change your answers as of now also while we're discussing it, okay? So do a quick analysis. अभी चेक ही कर लीजिए आप खुद से आंसर्स देख के कितने आपके सही हैं, मतलब टिक क्रॉस अगर कर सकते हैं आप. So I'll share the answer key. This is the answer key. I hope you are able to see the answer key.
isn't it? Right. Please, Yes. please do a tick cross फटाफट अपने questions check कर लीजिए. How many of the questions are correct or incorrect? And you can change your answers while we are discussing it. That's not a problem if you're convinced, right? कर लिया. चलो डिस्कशन करते हैं फिर. चेक कर लिया ना सबने? हो गया. चलो ठीक है. ग्रेट. तो अभी अपना स्कोर वोर बताने का ज़रूरत नहीं है. अपने आंसर्स चेंज कर सकते हैं आप डिस्कशन के दौरान. इट्स नॉट अ टेस्ट. ओके, स्ट्रेस नहीं लेना है. ये क्वेश्चन में सबसे पहले जो पूछा है उसने पूछा है कि वीकनिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है. अब वीकनिंग स्टेटमेंट के लिए कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द थर्ड पैराग्राफ. तो हमें आर्ग्यूमेंट्स फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज अ व्यू दैट ऑथर विल मोस्ट डेफिनेटली अग्री विथ. सो ऑथर के व्यू के बारे में हमें इन्फ्रेंस है यहाँ पे, राइट. तो आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं. द चाइल्ड साइज्ड, इसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इट इज साइज्ड. आई होप यू वर एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. मतलब चाइल्ड साइज्ड skeletal human looking fossil was found on floors began to be referred as the remains of a hobbit when it was discovered that they belonged to fully grown human creatures. So it is already discovered that जो फॉसिल मिला था वो किसका था? फुल्ली ग्रोन ह्यूमन लाइक क्रीचर्स का था. So we can say that hobbits are human like creatures, right? Coming back to the first option, scientists have neither confirmed that the remains resemble a human being nor habits. तो वीकनिंग आर्ग्यूमेंट है. साइंटिस्ट, साइंस एंड इवोल्यूशन आर इंटरेस्टिंग इनफ टू कंफ्यूज एनीवन. इस स्टेटमेंट को तो पढ़ के ही हम एलिमिनेट कर देंगे. Humans and the child-sized skeleton human-looking fossils found on floors are believed to be two different species altogether, and they cannot be deemed as humans at any cost. So here you will find that एक skeleton का remain मिला है जिसको human जैसा दिखता है वो fossils, right? Remains of a hobbit है when it was discovered that they belong to fully grown human creatures. The hobbits would have been considerably smaller than modern humans or even other human cousins that have since gone extinct. Cousins लिखा है, again it's cousins. Researchers have found the remains of 9 of the skeletons, the bones of which have been approximately 18,000 years old. Together, the discovery has caused much debate about whether the creatures were species separate. अरे ये तुम लोग रह के क्या आ रहे हो यार? इसी चक्कर में मीटिंग एग्जिट हो गई. इस चक्कर में रह के क्या ज्वाइन करते हो भाई? 8 बजे ज्वाइन करने का होम कौन सा टाइम है ये? कोई 8 बजे ज्वाइन कर रहा है, कोई 7 बजे ज्वाइन कर रहा है. तुम लोग का कोई टाइम फिक्स रहता है? टीचर इरेगुलर है तो उससे ज़्यादा तो यही लोग इरेगुलर हैं. टीचर को मौका ही नहीं देते इरेगुलर होने का. यहाँ पे रिमेन्स की बात कर रहा है, हॉबिट जैसे दिखने वाले लोग. वेदर द क्रीचर्स और स्पीशीज सेपरेट फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमंस और इफ दे वर मॉडर्न ह्यूमंस दैट हैड सिंपली सफर्ड फ्रॉम माइक्रोसेफेली, अ कंडीशन दैट लीड्स टू some degree of retardation, is not settled. Nobody knows. To help settle the debate, the researchers with this new effort undertook a serious examination and analysis of the creature's teeth. However, research is still going on and status is not clear. अब इनमें से वीकनिंग स्टेटमेंट क्या है? Scientists have neither confirmed that the remains resemble a human being nor hobbits.
So it is exactly what the passage is talking about. Scientists have not confirmed it, but the research is going on. How it is going to weaken this argument, right? What is the argument basically presented? That these skeletons which are found are human looking like fossils. Are they some species of human beings which have gone extinct? This is the argument. That the skeleton remains are hobbit who are human cousins, right? So that is to be seen here. Now, humans and child-sized skeleton human-looking fossils found on floors are believed to be two different species altogether, right? So this is why first का I think C is the argument that will weaken, because अगर दो अलग अलग स्पीशीज हो जाएंगी तो उसको ह्यूमन लुकिंग लाइक बोलेंगे, ह्यूमन है कि नहीं है ये कहाँ, ये नहीं बोल पाएंगे. तो ये आर्ग्यूमेंट का जो स्कोप था वो यहाँ पे था, ठीक है. और इवन अदर ह्यूमन कजिन्स दैट हैव सिंस गॉन एक्सटिंक्ट, तो ह्यूमन कजिन्स बोल दिया उसको एक तरीके से, राइट. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन्फर ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज टू सर्वाइव ऑन अर्थ, हाउ कैन वी इन्फर दिस? Nothing can be said about whether the child skeleton bones found in floors are humans or any other species. The child skeleton bones found in floors must be deemed as hobbit remains because human skeleton bones are not so small. It is exactly what the passage is talking about. Stunted bones. अरे spelling mistake कितनी ज़्यादा है. Stunted bones cannot be differentiated from normal bones by any method. What is the inference? What is the inference as per you? Can you infer A? Right? Can you infer C? किसका किसका गलत हुआ है क्वेश्चन नंबर 2? How many of you got it incorrect? किसी का क्वेश्चन नंबर 1 गलत हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1, मनीषा तुमको कैसे पता 1 गलत है? तुम तो आंसर की देखा नहीं तुमने. फर्स्ट का सी है वैसे. चेक कर लिया मैंने. ओके, फर्स्ट का सी है. तो फर्स्ट गलत हुआ है. अगेन आपके लिए कंफ्यूजन क्या है, आपका क्यों गलत हुआ? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझ पाए. वही है कि आर्ग्यूमेंट क्या है वो फाइंड करना. तो आर्ग्यूमेंट दिया कहाँ पे हुआ था वो पॉइंट आउट करना था. क्वेश्चन नंबर 2 में कितने लोगों ने सी मार्क किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मार्क्ड सी? एनीबडी? एवरीबडी हैज मार्क्ड बी. इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है, बिकॉज ये आखिरी में बोलता है रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन. मतलब ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश टू हेल्प सेटल द डिबेट. तो व्हाट इज द डिबेट? द डिबेट इज वेदर दे आर क्रीचर्स वर स्पीशीज सेपरेट फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमंस और इफ दे वर मॉडर्न ह्यूमंस who are suffering from some sort of body condition where the growth is small. So B is correct. Third, which of the following is least consistent with the author's reasoning in the passage? Humans with microcephaly and hobbits are different. Humans and hobbits are different. Humans and hobbits are different physically, right? But they represent the same species. So B can't be the correct one. Humans with microcephaly and hobbits are different. Hobbits can be considered as humans, but research is still going on. The child skeleton bones found in floors have cleared the confusion. Least consistent with, right? So consistent with, then humans and hobbits are different, so they are physically different. Humans with microcephaly and hobbits are different. This is what needs to be established. This is the argument. This is the main thing that author is taking up, right? So it is some sort of reasoning is there. Then B is also there. Hobbits can be considered as humans, but research is still going on. It's a complete reiteration of the passage, right? Child skeleton bones found in floors have cleared the confusion.
इसी पे तो रिसर्च चल रही है अभी। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है क्या इससे? नहीं। तो इस वजह से इस वाले से लीस्ट कंसिस्टेंट है। मोस्ट कंसिस्टेंट अगर आपको करना होगा तो क्या करेंगे? मोस्ट कंसिस्टेंट व्यू कौन सा होगा? व्हाट वुड बी द मोस्ट कंसिस्टेंट व्यू इन दिस? यस, स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट सी कह रहे हैं लोग। हॉबिट्स कैन बी कंसिडर्ड एज ह्यूमंस बट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन एंड सम आर सेइंग ह्यूमंस एंड हॉबिट्स आर डिफरेंट। ह्यूमंस एंड हॉबिट्स आर नॉट डिफरेंट, राइट? हॉबिट्स आर स्मॉल क्रीचर्स। तो हॉबिट मान रहे थे इनको, तो ह्यूमंस एंड हॉबिट्स आर डिफरेंट बट they are not, ठीक है, they are only physically different. So C would be the correct answer if you had to say most consistent view. Then fourth question, which of the following is the main conclusion of the passage? Humans and hobbits can be differentiated easily, so there must be no confusion whether those bones are human or hobbit. अगर easily होता तो उस पर रिसर्च क्यों चल रही होती? अब तक तो स्टैब्लिश कर दिया होता, ठीक है? तो ए तो नहीं हो सकता है फोर्थ का। माइक्रोसेफेली इज अ, हाँ, माइक्रोसेफेली इज अ सीवियर कंडीशन। हाउ डू वी नो वेदर इट इज अ सीवियर कंडीशन और नॉट? कंडीशन क्या है वो बताया था, उसकी सीरियसनेस पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं बताया था, तो हम कैसे अज्यूम करेंगे? मोर रिसर्च इज नीडेड टू क्लियर द कंफ्यूजन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज एंड ह्यूमन हिस्ट्री। साइंटिस्ट कैन ओनली गेस एंड कैनॉट एस्टिमेट, तो डी तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बाय वे ऑफ एलिमिनेशन वी आर लेफ्ट विथ सी। वी आर लेफ्ट विथ सी। सो इसमें ए एलिमिनेट करना था, डी एलिमिनेट करना था। बी एंड सी में हम कंफ्यूज हो सकते थे बिकॉज माइक्रोसेफेली के बारे में स्पेशल एम्फोसिस दे रहा है, ठीक है? माइक्रोसेफेली के बारे में स्पेशल एम्फोसिस दे रहा है। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो माइक्रोसेफेली वॉज वन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज, नॉट द इंटायर पैसेज। द इंटायर पैसेज वॉज जो बोन्स मिली हैं क्या वो एंशियंट ह्यूमंस की हैं जो आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, या वो ह्यूमंस की ही हैं जिनको कोई बीमारी थी? पैसेज इसके बारे में है, ठीक है? तो इसीलिए जो बी है वो एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है, वो पूरे पैसेज का कंक्लूजन नहीं हो सकता। हेंस सी। फोर्थ किसी का गलत हुआ है? How many have got fourth incorrect? Nobody has got fourth incorrect. That's a good job. Fifth, argument of the author depends on which one of the following assumptions. देखते हैं assumptions को, अपने दिमाग से assumption नहीं बनाएंगे। Humans are not the only human-like species in the world. Child-like bones cannot be humans. ये कैसा assumption है? Child-like bones cannot be from hobbits as there is no proof that they exist. ये तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया आपने, assumption क्या कर दिया? वो तो assume करके चल रहा है ये, राइट? सो hobbits are cousins of human, ancient cousins of humans हैं, इतना तो हम समझ ही सकते हैं पैसेज से, ठीक है? The money invested in research of bones and floors is not being used wisely, out of context हो गया। So what is this assumption? That humans are not the only human-like species? तभी तो पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि और भी ह्यूमन जैसी स्पीशीज थी, ठीक है? अगेन इसमें हमें थोड़ा सा, अगर हमें नॉलेज भी हम लगा लें तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि होमो सेपियंस आप हो। सेपियंस का मतलब होता है जिसके पास इंटेलिजेंस है, ठीक है? तुम्हारे पहले होमो इनहैबिलिस थे, होमो इनहैबिलिस और होमो सेपियंस थे, अरे होमो इरेक्टस थे, फिर होमो इनहैबिलिस जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, और इन सब के पहले नियांडरथल्स थे, जिनको आदि मानव जिसको तुम बोलते हो वो नियांडरथल्स हैं। नियांडरथल्स के साथ साथ एक और स्पीशीज थी ह्यूमंस की, डेनिसोवान्स। तो इतने तरीके के ह्यूमंस, हम लोग बेस्ट, हम लोग के पास इंटेलिजेंस था, तो हमारी मतलब दो पैरों पे चलने वाले कई तरह की प्रजातियां थी, उसमें से हॉबिट भी एक तरह की प्रजाति ही थी,
ठीक है, तो ये अगर आपको ये भी पता है, ये नॉलेज, देखो ये नॉलेज बायस होता है, तो फिफ्थ का ए आप ऐसे भी मार्क कर दो, ठीक है। पैसेज पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा अगर आपको जनरल सेंस है। और आप ये नहीं कह सकते कि ये सर जनरल सेंस हमें कहाँ से होगा, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। शुड आई शो इट टू यू? देखो, अगेन वाई डू आई से दैट न्यूज़पेपर्स आर द बेस्ट सोर्स, बिकॉज न्यूज़पेपर में ही कवर्ड हुआ है। लेट मी शो दैट आर्टिकल टू यू। इंडियन एक्सप्रेस का एक पूरा आर्टिकल है इस पे, ये देखिए। व्हाट अ चाइल्ड टू टेल अस अबाउट अर एंशिएंट कजिन्स, राइट? दो दिस इज ऑफ 2022, दो दिस इज ऑफ 2022, बट दिस इज देयर इन द इंडियन एक्सप्रेस। ये पैसेज वहां से नहीं, जो पैसेज मैंने लिया है वो पैसेज वहां से नहीं है, पैसेज इज नॉट फ्रॉम दिस आर्टिकल, राइट? बट इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल है। इफ दैट वॉज देयर इन द हिंदू ऑल्सो, समवेयर इट वॉज देयर इन द हिंदू ऑल्सो। ये देखो, दिस इज ऑफ 2023। तुम सब इस पेपर के थ्रू यू मस्ट हैव गॉन अक्रॉस। 23 मई में तो तुमने तैयारी स्टार्ट की ही थी लास्ट ईयर। तो आर नियंडरथल्स टू ब्लेम फॉर द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द ह्यूमन? सो यू विल फाइंड इसमें भी नियंडरथल्स के बारे में अगर दिया हुआ है तो एंशिएंट ह्यूमंस के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। वाई डज द शेप ऑफ द नोज मैटर्स, राइट? So you will find them telling you about these other species of humans that existed. If you read ancient history of India, वहाँ पे भी आपको ये चैप्टर, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में एंशिएंट हिस्ट्री में भी ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट्स विद दिस ओनली। सो अगेन ये नॉलेज बायस होता है जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके क्लैट के पेपर में। तो दैट इज़ वाई आई से ऑलवेज कंसिस्टेंटली रीड करते हुए चलिए। तो 5 आउट ऑफ 5 किसी का है? एनीबडी हैज़ गॉट 5 आउट ऑफ 5 इन पैसेज 1? एक मिनट। वेरी गुड, देर आर पीपल हैव गॉट 5 आउट ऑफ 5। वेल डन अर्पिता, अमेजिंग जॉब, गुड जॉब। राघव, ओम, गुड जॉब। अक्षित, बढ़िया है, 5 आउट ऑफ 5 आया तुम्हारा तो, वेरी गुड। मुझे लगा था कि 4 आउट ऑफ 5, कितने 4 आउट ऑफ 5 वाले हैं? अब 4 आउट ऑफ 5 वाले हैंड रेस करें प्लीज़, जिनके 4 करेक्ट हुए हैं। वेल डन। तो अर्पित, कार्तिकेय, गुड जॉब, ठीक है। ओम, तुम 5 में भी हाथ उठा रहे हो, 4 में भी हाथ उठा रहे हो, क्या चक्कर है ये? हाथ नीचे कर अपना। शोभा, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन गलत किया शोभा तुमने? शोभा, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है? थर्ड वाला। मनीषा, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है? आरजू और रिया, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है? आरजू का पहला वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, ओके। और रिया का 5th वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। शोभा, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है? थर्ड वाला। तो थर्ड वाले पे सो सी अगेन देर आर 3 पीपल हु गॉट 3 डिफरेंट क्वेश्चन गलत। तो 5th वाले पे आ जाएं, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो रिया आई थिंक अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारी दिक्कत है। अब अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस का तरीका आपको क्या बताया था मैंने? फॉर द इंटायर आर्ग्यूमेंट टू बी ट्रू, ठीक है, फॉर द इंटायर आर्ग्यूमेंट टू बी ट्रू ऑप्शन मस्ट बी ट्रू। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा तो ही जाके पूरा पैसेज का बात सही होगा? एजम्पशन को करने का क्या तरीका है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अगर सही होगा तो पैसेज का पूरा बात सही होगा? तो पैसेज का पूरा बात क्या है? पैसेज का पूरा बात यह है कि ह्यूमन स्पीशीज कई तरीके की हैं। एक स्केलेटन मिला है, बच्चे का स्केलेटन मिला है, जिसको कि रिसर्च किया जा रहा है कि वो ह्यूमंस का है या किसी और स्पीशीज का है, ठीक है। तो ये पैसेज का बात है। अब 5th पे आ जाएं तो चाइल्ड लाइक बोन्स कैनॉट बी ह्यूमंस। बच्चे की बोन अगर ह्यूमन नहीं हो सकती है तो ये पैसेज को कहाँ अनट्रू कर रहा है? पैसेज को तो स्टैब्लिश कर दे रहा है कि ये फिर रिसर्च किस बात की? अगर बच्चे की बोन ह्यूमन की नहीं हो सकती तो इतना रिसर्च क्या कर रहे हो आप? तो एजम्पशन कैसे हुआ? ये तो कंक्लूजन हो गया। चाइल्ड लाइक बोन्स कैनॉट बी फ्रॉम हॉबिट्स
as there is no proof that they exist. There is no proof that they exist. हॉबिट्स, अगर हम इसको क्या मान लें, इसको ट्रू मान लें, तो पैसेज गलत हो जाएगा. ठीक है, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा. इस वजह से हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसको हम ट्रू मान लें तो पैसेज सही हो जाए. तो ह्यूमंस आर नॉट द ओनली ह्यूमन लाइक स्पीशीज इन द वर्ल्ड. इसको जब हम सही मान लेंगे तो रिसर्च का पॉइंट हमें समझ में आएगा कि क्यों रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन जैसी प्रजातियां भी हो सकती हैं ये. तो एजम्पशन का लॉजिक जो तरीका है वो ये समझिए. जिसका थर्ड वाला क्वेश्चन गलत हुआ, लीस्ट कंसिस्टेंट विद द ऑथर्स रीजनिंग, इसमें क्या मार्क किया था? व्हाट हैव यू मार्क्ड शोआ? बिकॉज ये गलतियां बाकी लोग भी ध्यान देंगे, ये गलतियां औरों से भी हो सकती हैं. अच्छा, सो यू हैव मार्क्ड दैट बी बिकॉज ह्यूमंस एंड हॉबिट्स आर डिफरेंट. ऑथर इज गोइंग टू बी लीस्ट कंसिस्टेंट विद दिस पॉइंट. So you see, one difference is author has already explained this one difference. Considerably small than modern humans or even other human cousins that have since gone extinct. ठीक है? So the child-sized skeleton human-looking fossils found on floors began to be referred to as the remains of hobbit when it was discovered that they belonged to a fully grown human-like creatures. Then कहीं ना कहीं ऑथर ने पहली 3 लाइन में बताया है that hobbits are human-like creatures, right? Human-like creatures. So they have certain similarities, they have certain differences. So author will agree to this extent that there were certain differences between them, right? But यू हैव टू फाइंड द लीस्ट कंसिस्टेंट. तो लीस्ट कंसिस्टेंट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कौन सा है इसमें से, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी मुद्दे से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो ये देखो जो डी था, इफ यू हैड सेलेक्टेड बी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाउ द हेल यू डिड नॉट एलिमिनेट डी, दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, इफ यू हैव सेलेक्टेड बी इट्स नॉट द प्रॉब्लम, इट्स a correct reasoning. Humans and hobbits are different, ये तो ऑथर ही कह रहा है. लेकिन how the hell you did not eliminate D? The child skeleton bones, तो B मार्क कर रहे हो तो D तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सी बात कर रहा है ना. तो इट्स बिकॉज ऑफ इट्स शोआ, ये गलती क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? ये गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम टाइम बचाने के चक्कर में फटाफट सॉल्व कर रही हो और तुमको फर्स्ट इंस्टेंस में जो कन्विंसिंग ऑप्शन दिख जाता है तुम उसको मार्क कर दे रहे हो. बाकी जैसे तुम्हें बी तुम्हें लग गया तुम्हारी रीजनिंग के हिसाब से जैसे सही है, तो तुमने सी और डी पे फिर उतना एम्फेसिस देना जरूरी नहीं समझा. तुमने रीड किया बट तुमने उसको छोड़ के क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ गए, तो इस वजह से गलत हुआ. वरना कोई भी प्रूडेंट इंसान डी मार्क कर ले जाता. इसके बाद जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो हुआ था आरजू का फर्स्ट वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो गलत जिनका हुआ है वो ज़्यादा ज़रूरी है उनका लिए डिस्कशन. तो बाकी लोग प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, ये गलतियां देखिए आपसे भी हो सकती हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट वाली बात. हाँ, अगेन मैंने बोला है जिसका भी वीकनिंग आर्ग्यूमेंट अगर वीकर पोर्शन है तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा वीकनिंग आर्ग्यूमेंट वाला है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. वीकनिंग आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन में कई सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए. तो अगर आपको पूरा पैसेज समझ में आया है तो ही आप कर पाएंगे. ठीक है, और ये देखिए ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसमें भी ट्रिक क्या है, सबसे लेंदी ऑप्शन है. सबसे लेंदी ऑप्शन है. ऑप्शंस में अगर कोई सबसे लेंदी होता है तो वो यूजुअली करेक्ट होता है. ये ट्रिक है, ये एब्सोल्युटली कंफर्म ट्रिक नहीं है, बट 90% केसेस में ये ट्रिक काम करेगा. क्वेश्चन कैसा भी हो, लेंदियर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओवर जस्टिफाइंग इटसेल्फ. तो सी इज अगेन वेरी लेंदी. और ये क्लैट में आप किसी भी सेगमेंट पे आप लगा के देख लेना, क्लैट में किसी भी क्वेश्चन में, क्लैट के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रिक लगा के देख लीजिएगा. इफ देयर आर 4 ऑप्शंस, वन ऑप्शन इज द लेंदियर वन, 2 लाइन का दिया हुआ है, प्रॉपर बड़ी बड़ी लाइन है, वो सही ही होगा 99% ऑफ द केस में, गलत नहीं होता. तो ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, बट दैट्स नॉट द वे. वीकनिंग आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे. ये मैं आपको हार्ड वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कर जाते हैं, राइट. तो अगर नहीं करा रहता तो 4 तो सही थे ना, तो ये वाला पॉइंट है. तो इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा.
और साइंटिस्ट हैव कंफर्म्ड दैट रिमेन्स एनसेम्बल ह्यूमन नॉर हॉबिट्स, कंफर्म्ड की वजह से ए एलिमिनेट करेंगे। तो अगर तुमने गलत किया है तो प्लीज मेरे को बताओ तुमने क्या मार्क किया था आरजू, व्हाट ऑप्शन डिड यू मार्क? इफ यू डिड नॉट मार्क सी देन व्हाट डिड यू मार्क? ए। आरजू कैसे? लुक एट द लास्ट, क्या बताया था मैंने ट्रिक? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब सेकंड पैसेज की रीडिंग करेंगे तो वो बहुत क्विकली करेंगे, आपको पता चल जाता है दैट फर्स्ट कांट बी देयर, सो पॉइंट खत्म हो गया, मतलब व्हाट टू डिस्कस इन इट, इट्स अ सिली मिस्टेक, जल्दी जल्दी में किया तुमने पहले क्वेश्चन में गलती। ठीक है, पैसेज को कभी भी क्रिटिकल रीजनिंग का एक बात मैं बहुत खुले शब्दों में समझा देता हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट इंस्टेंस में देख के मार्क नहीं करना रहता है। यू हैव टू कंफर्म एंड फाइंड एविडेंसेस सपोर्टिंग दैट स्टेटमेंट while doing the second or the third reading of the passage. First reading will be slower, second reading will be quick to find traces of the question or the options. ये स्किल सेट आपको डेवलप करना है, ये स्किल सेट नहीं है गधा मार तरीके से कोई भी क्रिटिकल रीजनिंग कर लेगा क्लैट लेवल की। हैड इट बीन द केस कि आपको 60 मिनट्स दिए जाएं 25 क्वेश्चंस करने के लिए, रीप्रोसेस एंड टेक योर टाइम, आराम से करो, 25 आउट ऑफ 25 सब कोई कर लेगा। बट द स्किल, द स्टेप्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड डू इट विद इन 1.5 मिनट्स, अरे सॉरी 3.5 मिनट्स, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट पैसेज इज डन। ठीक है, सेकेंड पैसेज। नाउ इन सेकेंड पैसेज अगेन वी नीड टू फाइंड फर्स्ट, देखो आर्ग्यूमेंट presented in the first part can be best described as, which of the following is similar to the line of reasoning the author in the passage? Why does the author highlight GDM, gestational diabetes mellitus, as a severe type of diabetes in the passage? Which one of the following if true most weakens the argument? So question number 9 के लिए we'll be taking a lot of time because it is a difficult one. Which of the following if true strengthens the author argument? तो 9 और 10 जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, 9 और 10 एक जैसे हैं तो इनको हम एक साथ करेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं सिक्स्थ वाले पे, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड। तो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड पे मैं आर्ग्यूमेंट्स फाइंड करने हैं। अब देखो स्टार्ट होता है, मोस्ट पीपल आर अवेयर दैट डायबिटीज हैज रीच्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शंस वर्ल्ड वाइड, विच मीन्स पीपल आर अवेयर अबाउट डायबिटीज एंड मोस्ट पीपल आर अवेयर अबाउट डायबिटीज। एपिडेमिक क्यों है? एपिडेमिक क्यों है? रीच्ड एपिडेमिक बिकॉज इट इज अफेक्टिंग एवरी पॉपुलेशन। India is not an exception. 68 million patients of diabetes are there. And he says that it is no surprise that various health conferences and esteemed policymakers have been discussing ways to increase early intervention in the management and control of the disease. Which means, esteemed policymakers का मतलब क्या हो गया? Government. और health conferences का मतलब क्या हो गया? The doctor community, the medical community. They already are trying to find out ways how they can and why they want to intervene, and why the author is saying early intervention in management and control of the disease, because it is a very recent trend that might have come up. Okay, early intervention बोल रहे हैं तो डायबिटीज के ड्रॉबैक्स अब दिखना स्टार्ट हो गए होंगे या अचानक से ही अभी हाल फिलहाल में ही फैला होगा, इसीलिए उसको अर्ली इंटरवेंशन कह रहे हैं कि फैले इसके पहले ही आप इंटरवीन करके उसको सही कर लीजिए। और डिजीज को इराडिकेट करने की बात कर रहे हैं, क्या डायबिटीज इराडिकेशन की बात हो रही है? नो। किसकी बात हो रही है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज की बात हो रही है, राइट? हाउएवर द रेलेवेंस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट इन द फाइट अगेंस्ट डायबिटीज इज ऑफ्टन अंडरमाइंड। डायबिटीज के ऊपर अवेयरनेस है, लेकिन जीडीएम के ऊपर अवेयरनेस है बट उतना ध्यान नहीं देते। अंडरमाइंड का मतलब चीज ऑलरेडी है बट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। The GDM is detected during the gestational period, that is when a woman is expecting a child. It occurs in women of reproductive age, particularly in these who have high blood glucose level during pregnancy. तो gestational diabetes mellitus का symptom जो है वो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उस टाइम पर डिटेक्ट हो जाती है। एंड बच्चे को क्यों होती है यूजली? GDM क्यों होता है? इट्स सिंपल बिकॉज माँ का ग्लूकोज कॉन्टेंट अगर ज़्यादा है तो बच्चा इज मोर प्रोन टू डायबिटीज। GDM remains confined to the corridors of obstetric wards and labor delivery rooms, limiting the visibility of the condition with policymakers and healthcare administrators. ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करिए तो हेल्थ केयर और एडमिनिस्ट्रेटर्स डायबिटीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑथर ये कह रहा है कि ये जो
आपको जीडीएम है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का जो सिम्टम अपने को बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसमें मिल रहा है, पॉलिसी मेकर्स इस पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप अर्ली इंटरवेंशन करना चाह रहे हो तो बच्चा अभी पैदा हो रहा है, पता चल जा रहा है कि ये बच्चे को लाइफ में कभी डायबिटीज हो सकती है, हो जाएगी, मोर प्रोन टू डायबिटीज है, तो उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए, राइट। तो इसीलिए कह रहा है कि जीडीएम जो है सिर्फ पति पत्नी और डॉक्टर के बीच में ये चीज हो जाती है, कन्फाइंड टू द कॉरिडोर्स ऑफ द ऑब्स्टेटिक वार्ड्स एंड लेबर डिलीवरी रूम्स, मतलब बिकॉज महिला का जो टेस्ट होता है डिलीवरी के टाइम पे, उस टाइम पे पता चलता है और वहीं पे बात खत्म हो जाती है। पॉलिसी मेकर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट सच कंडीशन शुड बी द प्रायोरिटी फॉर द हेल्थ केयर, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर। व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर? व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी अबाउट हेल्थ केयर? द फर्स्ट प्रायोरिटी अबाउट हेल्थ केयर फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज इज, बच्चे पैदा होने के दौरान जीडीएम के टेस्ट को ज्यादा विख्यात कराइए, पॉपुलर कराइए और हर हॉस्पिटल में मैंडेटरी कराइए। दैट वुड बी द पॉलिसी इंटरवेंशन दैट यू कैन टेक। अग्रीड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? अपने आप अब एक बार जरा क्वेश्चंस को रीड करिए दोबारा, विदाउट कंसीडरिंग क्या सही क्या गलत। रीड द क्वेश्चंस अगेन एंड फाइंड द न्यू आंसर्स। नाउ सेटल विथ न्यू सेट ऑफ आंसर्स दैट यू हैव डन। जो गलत हुआ उसको जिनका जो गलत हुआ है उसको दोबारा विजिट करें और अपने आंसर को चेंज करने की कोशिश करें। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सेलेक्ट एनी अदर ऑप्शन आफ्टर नोइंग द कॉन्टेक्स्ट। चलो कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं सेकंड पैसेज में वो बता दो चैट में, हर कोई कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है आपका चैट में। 6th 7th 10th 6 पे 3 लोग हैं, 7th 9th, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट 6th इनकरेक्ट। ऑल राइट, 7th 9th ठीक है, एंड छठा सभी का गलत हुआ है। लेट्स सी, लेट्स फिगर आउट व्हाई। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड कि देखिए आप अकेले नहीं हैं। जब क्वेश्चंस गलत होते हैं कई लोगों के तो सेम क्वेश्चंस तो पता चलता है अपन अकेले नहीं है, लेकिन ये 9वीं वाला यूनिक है। 7 पे 2 लोग हैं, अच्छा 9 पे भी 2 लोग हैं, 6 पे मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है 6 पे मैक्सिमम लोग हैं। अभी आंसर 6 का चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? 6 का आंसर है डी। वन दैट फोकसेस स्पेसिफिकली। तो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था कि नहीं था, एकदम अलग सा क्वेश्चन था कि नहीं था? क्यों मार्क किया? वाई डिड यू मार्क इट? राइट, लर्न टू फाइंड क्वेश्चंस दैट यू विल नॉट मार्क. This is a very hatke question. Now the learning point out of this is given that you have limited time, तुम उड़ता तीर नहीं लोगे, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तुम्हें स्कोर करना है, तो छठा क्वेश्चन जो है इट्स लाइक अ रिस्क। ना ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा है, ना प्रैक्टिस किया है, ना कुछ है, तो हमने इसको कैसे पिकअप कर लिया। ठीक है, 6th क्वेश्चन को आपको ड्रॉप करना है क्लाट के पेपर में। डजेंट मैटर आपने क्या मार्क किया है, बी मार्क किया है, डी मार्क किया है, यू विल जस्ट गेट लकी। इसमें जिन्होंने भी मार्क किया है दे जस्ट गॉट लकी और दे वर एबल टू एलिमिनेट अदर्स। बट 6 इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी विल लीव, वी विल नॉट मार्क। 25 out of 25 is not to be attempted in CLAT. Whosoever tells you is lying to you, has never appeared mocks or never appeared in CLAT paper. Right? We don't mark 25 out of 25 in CR. We mark only those questions that we know. 6 is not the question that you will mark. Establishing that, let us look at question number 6. Casual reasoning. One that focuses specifically on something has caused or has led to another thing. No. Argument and analogy. Perceived similarities are used as basis to infer some further similarity that has yet to be observed. Perceived similarity. What is the similarity that author is talking about? What is the similarity that author is talking about? If diabetes is an epidemic affecting multiple countries, India is no exception. That's not a similarity. That's like telling you that you are also, affected by that kind of
epidemic. But then again, there is no epidemic proportions also indicate that most population of a particular country is getting affected, right? Many countries getting affected is pandemic. Epidemic indicates that most countries are getting affected. So there is no similarity that is being indicated here. Again, I would say uh, how to reach to B. Let's read C. Argument from authority. A claimed authority support is used as an evidence from argument's conclusion. Concussion लिखा हुआ है यहाँ पे. Conclusion. Again, you see, C is eliminated. There are no arguments from authority. What is that? The meaning of the word authority? औपचारिक रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कोई डॉक्यूमेंट दिया रहता, ठीक है, नीति आयोग का कुछ बोला होता, गवर्नमेंट का कोई स्टैंड बोला होता, हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई डॉक्यूमेंट होता. ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने को नहीं मिल रहा है. ऑल्सो वी डो नॉट नो वो GDM के बारे में कहाँ से बता रहा है. वी डो नॉट नो ऑल ऑफ दिस. सो C is also eliminated because we don't know if the authority is mentioned or not. Inductive generalization proceeds from a premise about a sample to a conclusion about the population. Again, you see, I cannot convince anybody for D. But if you have marked B and C, I can tell you could not have marked B and C. Now, A and D, I'm not able to reach to D because I'm not able to understand D. What is the meaning of the word inductive generalization? I don't understand. Proceeds from a premise about a sample to a conclusion about the population. About a sample to a conclusion about the population में we only know that 68 million people had diabetes. We had 68 million people from diabetes. And then we know that fight against diabetes is often undermined when it comes to GDM. Right? It occurs in women of reproductive age. Then these are the samples that he has taken, and he's coming to a general context that such conditions should be the first priority for healthcare. He's again going back to GDM. So I'm not able to select D, but I have eliminated outrightly C. I have eliminated outrightly A. I have eliminated again B because I could not find any similarities being discussed. Hence, I can come to D. But this is not an easy question, so you will not mark and waste your time in that. If you can perform 24 out of 24, it is still better than 23.75. Understand what I'm trying to tell you. If you can get 24 out of 24, that's much better than 23.75. So do not mark 6th. Right? Those who have got it they were only lucky. There is no logical reason or a method to solve these type of questions. Yes, Sanskriti. Sir, why D can't be selected directly? Because it says it proceeds from a premise about a sample which is given in the starting lines of the passage. The author has put statistics for it, and then after it says about sample to conclusion. So we are presented with a conclusion in the last part of the passage. So why can't we select it directly? If you are able to select it directly, then that is the unique skill set that you have. I'm talking in general context. Most of the people, those who have got 6th incorrect, to substantiate their reasoning. Yes, Manisha? सर ऑप्शन ए इसलिए एलिमिनेट हो गया था क्योंकि उसमें लिखा था कि फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन हाउ समथिंग हैज कॉज्ड और पैसेज में कहीं पे ये हमें दिखा नहीं कि कैसे कॉज होता है डायबिटीज. तो डी ऑप्शन इसलिए मार्क करा था. Casual reasoning. He's talking about वन पर्टिकुलर GDM के बारे में बात कर रहा है कि GDM पे पॉलिसी मेकर ध्यान क्यों नहीं दे रहे. इज नॉट अ कैजुअल रीजनिंग. यस सर. है ना. तो वर्ड कैजुअल रीजनिंग की वजह से भी आप एलिमिनेट कर देंगे. और जो तुम ये कह रही हो कि समथिंग हाउ समथिंग हैज कॉज्ड, तो एक जगह पे तो उसने मेंशन किया था कि बच्चे को GDM क्यों डिटेक्ट होता है. कॉज तो बताया था उसने, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स का ग्लूकोज लेवल हाई रहता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग मनीषा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर. सो जो रीजनिंग तुमने लगाई कि कोई चीज कॉज कैसे की हो रही है, तो वो तो दिया हुआ है रीजनिंग सीधा सीधा. तो वो ऑप्शन नेक्स्ट में एलिमिनेट हो रहा है. कैजुअल रीजनिंग है. कैजुअल रीजनिंग कह रहा है द आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट पार्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कैजुअल रीजनिंग.
It's not a casual reasoning. He's putting statistics before us. Statistics बता रहा है 68 million people इंडिया में अफेक्टेड हैं, ठीक है, पेशेंट विद डायबिटीज. यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स शो इंडिया इज होम टू, राइट. There is no surprise that various health conferences are there. First part. However, the GDM mellitus and the significance of its prevention and management in the fight against diabetes is undermined. तो वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है. अब ऐसे कह रहा होता कि लोग भारत में क्या है, फेस्टिवल होता है, लोग मीठा खाते हैं इसलिए डायबिटीज़ हो जाती है, तो ये तो कैजुअल रीजनिंग हो जाती ना. तो यहाँ पे साइंटिफिकली वो बात कर रहा है पिन पॉइंटेड चीज़ की. कैजुअल रीजनिंग नहीं है ये, इसीलिए ए एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वर्ड. इंडक्टिव जनरलाइजेशन क्या होता है? किसी एक छोटे से सैंपल सेट को निकालना. जैसे इंडक्टिव जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं जब ये प्रेजेंट किया जाता है. इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ली जाती है, ठीक है. इंडिया की रैंक जब जेंडर गैप में ली जाती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. छोटा सा सैंपल सेट लिया है आपने, उसमें भी आपने इंडिया की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि वो इंडक्टिव जनरलाइजेशन होता है. 3000 बच्चों को आप एसेस करते हो और 30 करोड़ बच्चों का डेटा निकाल देते हो, के ऊपर रिपोर्ट निकाल देते हो, तो वो इंडक्टिव जनरलाइजेशन होता है, ठीक है. इसको इंडक्टिव कहते हैं. अब संस्कृति तुम कह रही हो कि डी डायरेक्टली क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते? अगर आप कर ले रहे हैं तो ये स्किल सेट आपके पास है, ये बाकी बच्चों के पास हो सकता है, बाकी को एस्पिरेंट्स के पास ये स्किल सेट नहीं है. तो देर आर ऑलवेज 2 ways टू सेलेक्ट इट. इफ यू आर एबल टू सेलेक्ट डी, देन द सेकेंड स्टेप दैट यू विल अप्लाई इज एलिमिनेट ABC. डी हमें सेलेक्ट हो गया, बढ़िया है, साफ साफ समझ आ रहा है डी सही है, बढ़िया है. तो एक बार ABC को एलिमिनेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस क्लोज होते हैं, उसमें आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है. तो आपका रीजन कैसा भी था, जो भी था, आपने मार्क किया कि नहीं, मेरे हिसाब से छठा क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए. टाइम टेकिंग एंड गलती होने के चांसेस 90% है इसमें. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट C 6 एज इनकरेक्ट. तो मेरा जो रीजनिंग है और जो एविडेंस आपके सामने है, दोनों यही बात कह रहा है कि इट वॉज बेटर दैट 6 क्वेश्चन मार्क नहीं किया रहता, 7th पे चले, ठीक है. जिनका सही हुआ, अगेन आई एम सेइंग, लेट्स नॉट फाइट ओवर दिस दैट यू आर एबल टू गेट टू द राइट रीजनिंग. आई एम सेइंग इफ यू आर एबल टू गेट टू द राइट रीजनिंग, वेल एंड गुड, बट दोज हु got it without using the kind of logic that Sanskriti explained, then you just got lucky, okay. So those who got it incorrect, remember that these are the questions, हटके questions will leave. 25 में से एक अजूबा नायाब सवाल आया, ईगो पे नहीं लेने का, हमें स्कोर करना है मैक्सिमम, जाने दो उस सवाल को. क्वेश्चन नंबर 7th, which of the following is similar to the line of the reasoning of the author in the passage? 7th किसी का गलत है. यस, देर वर फ्यू पीपल जिनका 7th गलत है. आरजू का गलत है, सूरज का गलत है, आरजू एंड सूरज का गलत है. क्या मार्क किया है सूरज? इसके बाद विल कम टू 9th. 7th सही है, 9th रॉन्ग है, ठीक है. सूरज का सिर्फ 7th गलत है. क्या मार्क किया है सूरज तुमने 7th के में? A. ये मार्क लिया. You have marked A. All right. A में ऑप्शन है फीवर इज अ कॉमन एलिमेंट. एलिमेंट का मतलब बीमारी, बट इट कैन बी इनिशियल क्लू फॉर मेनी सीवियर डिजीजेस एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग कोरोना वायरस. ठीक है, let's take it B. Coronavirus has occurred as an epidemic that might claim the lives of many people around the world. People should be made more aware of this at the earliest to prevent further damage. Cough, cold, body ache are primary symptoms of coronavirus. The thing is, nobody knows the cure yet. Australian and Malaysian scientists have claimed that they have successfully recreated coronavirus for a start.
नाउ डी कैन बी एलिमिनेटेड। तो हमें रीजनिंग ऑफ द ऑथर के कंटेक्स्ट में जाना है। ऑथर ने एक बीमारी के बारे में बताया, उस बीमारी से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, सरकार उसको कंट्रोल करना चाहती है, उसको रोकना चाहती है, तो गवर्नमेंट वांट्स टू डू इट, बट तरीका जो है वो सही नहीं है क्योंकि एक्यूट चीज़ पे काम नहीं कर रहा है और पब्लिक अवेयरनेस पे काम नहीं कर रहा है। ऑथर की ये 4 रीजनिंग थी। इन 4 रीजनिंग को वो किसी भी बीमारी पे लगा सकता है। ऑप्शन ए की बात करें तो वो एक नॉर्मल जनरल कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, जिसको आपको तुरंत क्विकली टेस्ट कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए, और वो एक बड़ी बीमारी की तरह दिख सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या लोग जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का टेस्ट नहीं कराते हैं? लोग कराते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम में सीमित रहता है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है और हेल्थ केयर के बारे में मोस्ट पीपल को अवेयर कराना चाहिए, नहीं करा रही है। तो ऑप्शन ए इज टॉकिंग अबाउट वन कॉज जिसको अगर नहीं सुधारा गया तो बीमारी फैल सकती है। और यहां पे ये कह रहा है कि आपको एक कॉज के बारे में पता करना है जिसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था पैसेज में, क्या डायबिटीज़ को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, उसको कंट्रोल और मैनेज करने की बात कर रहे हैं। और ऑप्शन ए जो ए है, 7th का ए है, ठीक है, 7th का ए है, उसमें फीवर इज अ कॉमन एलिमेंट बट इट कैन बी इनिशियल क्लू फॉर मेनी डिजीजेस एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग कोरोना वायरस। सो इट इज द कॉज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो इस वजह से ए टू एन एक्सटेंट वैलिड लिख रहा है, बट पैसेज में रीजनिंग ऑथर की है टू इंक्रीज अवेयरनेस, एंड उसके कंटेक्स्ट में बी मेरे को ज़्यादा इंक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। सी एंड डी, द थिंग इज नो बडी नोज द क्योर येट, नो बडी नोज द क्योर येट। अगेन उपचार के बारे में ऑप्शन ए क्योर रीजन के बारे में, ऑप्शन सी उसके इलाज के बारे में बात कर रहा है। क्या पैसेज में कहीं पे डायबिटीज़ के इलाज के बारे में बात की गई है? मुझे इतना बता दो, पैसेज में डायबिटीज़ के इलाज के बारे में बात की गई है? डायबिटीज़ का क्या इलाज है? नहीं किया। हाँ राघव, सो यू आर एबल टू गेट इट ना राघव? आई थिंक यू गॉट इट राइट। सो देन व्हेन यू अंडरस्टैंड, सी अगेन मैं बार बार क्या बोलता हूं था नहीं कि मोटा मोटा सार समझिए, पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझिए। तो अब अगर उस पैसेज के नोट्स बनाने रहते तो 4 पॉइंट्स में हम अपने नोट्स बना के खत्म कर देते। क्यों मैं आपको बोलता हूँ एडिटोरियल के नोट्स बनाइए? क्योंकि आप पूरे पैसेज को क्लस्टर कर देंगे 4 मेन पॉइंट्स में, 5 मेन पॉइंट्स में, सिंगल लाइन पे। तो वो चीज़ अपने को, क्योंकि वही 5 एरिया से क्वेश्चन आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना है, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट। अगेन देखिए वीकनिंग वाला गलत हुआ है। People do not know about GDM, right? Diabetes is an issue that almost nobody can be affected by. Eliminated A। 9th के जिसका गलत हुआ है, प्लीज टेल मी क्या मार्क किया है आपने? हाँ, जिसने भी 9th गलत किया उसने क्या मार्क किया है? डी मार्क किया है। बोथ ऑफ यू हैव मार्क्ड डी, सम ऑफ यू हैव मार्क्ड ए एज वेल। 4 लोग का गलत हुआ है 9th। Diabetes is an issue that almost nobody can be affected by। बेटा आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स में डिफरेंस समझना सीखो, समझो बात को। Diabetes is an issue that almost nobody can be affected by is against the fact mentioned in the passage. What is the fact? 68 million people, statistics tell us it's spreading like an epidemic worldwide. These are not arguments. These are facts that author is using to substantiate his argument or to begin his argument. What is the argument? The argument is that government wants to control and manage the diabetes but is not doing the right way, but is not focusing on GDM that they should. This is the argument. Okay? It is also the fact that government is trying to focus on controlling diabetes. तो वीकनिंग आर्ग्यूमेंट जो, वीकनिंग स्टेटमेंट जो होता है वो फैक्ट को वीकन नहीं करेगा, वो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन करेगा।
आर यू कन्विंस्ड व्हाई इट वोंट बी ए? जिन्होंने ए मार्क किया तो उनको ये रीजन मेरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया अभी? मनीषा, अर्पित तो क्लियर? आर यू क्लियर मनीषा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ गए? तो आर्ग्यूमेंट को हमेशा निगेट करेंगे, ना कि फैक्ट को। अब जिन्होंने मार्क किया है डी, GDM is not a severe issue but people are not aware about it। बेटा ये तो exactly it's what the author is saying। बोलो। डी जिसने मार्क किया है अक्षित एंड आरजू, डिड यू नॉट रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द पैसेज? बोलो। Is it not written what is given in the passage? है ना? So again मिस हो गया, टाइम की वजह से मिस हुआ होगा, जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में मिस हुआ होगा। ये तो स्ट्रेंथनिंग हुआ ना बेटा, वीकनिंग कैसे हुआ? दिस इज स्ट्रेंथनिंग। सी जो है वीकन करेगा। अगर लोगों को पता ही है जीडीएम के बारे में तो इतना फड्डा किस बात का? अब लोगों को पता है तो सरकार को भी उस जगह पे काम करना चाहिए। So I think now you are clear. Akshit, are you there in the meeting or not? Yes, sir. Are you following what I am saying? Yes, sir. कोई doubt? नहीं। Arzu clear with this? All right. Anybody needs any discussion on this passage? नहीं ना? पूरा पैसेज समझाने का कोई मतलब नहीं है ना आपका जो। अब देखो सही वाले में, अब इसमें 8th वाला बात करें, सो वाई ऑथर हाईलाइट्स जीडीएम एज अ सीवियर टाइप ऑफ डायबिटीज। अब एक जिसने 9th गलत किया है वो 8th कैसे सही कर सकता है? जिसने 8th सही किया है वो 9th कैसे गलत कर सकता है? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 8th में भी आई थिंक वही कारण है ना। ऑथर जीडीएम के बारे में क्यों सतर्क कर रहा है? भैया जनता को पता नहीं है, उनको बताओ ना। WHO का जिक्र है, मर मुरा जाते हैं, ये भी नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, पैसा ज़्यादा लगता है, उपचार नहीं है, ये सब भी मेंशन नहीं किया गया है। तो बचा क्या हमारे पास? बी। तुमने 8th सही किया तो तुम 9th कैसे गलत कर सकते हो? जिसने भी ए मार्क किया था, जिसने भी डी मार्क किया। तो ये कॉन्टेक्स्ट मत छोड़िए, और ये मिस्टेक्स आप प्रैक्टिस के साथ और डिस्कशंस के साथ खत्म करेंगे। ऐसी गलती अब आप दोबारा नहीं करेंगे। आपको पता चले कि किस तरीके से देखा जाता है। पैसेज 3 पे आते हैं। पैसेज 3 बड़ा ही क्लैट 2024 से बड़ा मिलता जुलता पैसेज है। क्लैट 2024 में जैसा कि इस बार हम लोगों ने देखा था कि वर्ड्स आर एनिग्मा पे एक पैसेज आ गया था छोटा सा 10 लाइन का, जिसने ज़्यादा टाइम लिया बिकॉज इट वॉज वेरी टाइम टेकिंग। हालांकि पैसेज 3 उतना टाइम टेकिंग नहीं था। इसमें कितने क्वेश्चंस कौन कौन से गलत हुए हैं प्लीज चैट में बताइए। टेल मी इन द चैट फटाफट। पैसेज 3 पे 13 गलत हुआ है। ओके, विल डिस्कस। मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट 13th इनकरेक्ट। ऑल राइट, चलो देखते हैं 13th करने वाला था कि छोड़ने वाला था। बट सूरज, कार्तिकेय, अक्षित, हर्ष, मनीषा, सार्थक, so many of you, अर्पिता, so राघव, so many of you got 13th incorrect। क्या है ऐसा 13th में? Which of the following is the least consistent with the author's reasoning in the passage? अच्छा, ये तुम लोग के लिए नए टाइप के क्वेश्चंस ही हैं। लीस्ट कंसिस्टेंट मतलब आउट ऑफ स्कोप जो हो वो लीस्ट कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, ऑथर का यहाँ पे देखो सरकाजम तुमको दिखाता हूँ। गोरे चिट्टे लोगों पे ऑथर क्या कह रहा है? ऑथर यहाँ पे कह रहा है हाँ, I am wondering why no one has not still come up with something that will make your elbows sparkling white or your heels as white as paneer in the fridge। ऑथर का व्यंग है ये कि ऐसी कोई स्किन क्यों नहीं लेके आया जिससे तुम्हारी कोहनियाँ गोरी हो सके। ठीक है, एवरीबडी लुक एट योर एल्बोस।
प्लीज शीशे के सामने खड़े होके कभी अपने एल्बो को देखना. यू विल फाइंड व्हाट ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, राइट. कोई आदमी कितना भी गोरा हो, द एल्बोज आर ऑलवेज डार्कर, राइट. So I know what boys are thinking. So shut the F up. Coming back to this, I know because it's a very common stand-up comedy. Okay, देखो excitement देखो इन लॉन्डो का. तुरंत वो आवादोजा नहीं कहते हैं, क्लास में बहुत शोर मचा रहे बच्चे, they are talking a lot of things. अचानक से बोल दो सेक्स, everybody is attentive. क्या what are you saying? वेयर इट इज हैपनिंग. देखो अपने मतलब की बात करो इन लॉन्डो से, तो देखो तुरंत एक्साइटमेंट. तो पैसेज 3 में जो सरकाजम था, इंग्लिश का लिखने का जो लहजा है वो ऐसा है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसी स्किन अभी तक नहीं बनाई. ओवरऑल बायसनेस बताया कि कलर बायसनेस है, ठीक है. 13th वाले में आ जाए, लीस्ट कंसिस्टेंट. पीपल विद शार्प फीचर्स एंड फेयर स्किन आर द मोस्ट प्रिफर्ड वंस. इट इज एग्जैक्टली व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ठीक है. Skin color has been a taboo not only in beauty but also in other cases. Skin color has been a taboo. काले लोगों से दूर रहेंगे, गोरे लोगों को पास रखेंगे, something like that, right? Skin color cannot be held to comprehend the beauty of a person. कर दी महात्मा गांधी वाली बात तुमने यहाँ पे. Photoshop and lights have been used to depict the fairer picture. क्यों लोगों को गोरा करते हैं? फिल्टर लगाते हैं स्नैपचैट पे गोरा वाला, बिना फिल्टर के स्नैपचैट पे कोई फोटो नहीं खींचता. क्यों? बिकॉज अगेन कलर के प्रति बायसनेस है. अच्छा, इसके पीछे अब आप मॉरल रीजनिंग पे मत चले जाने. बताओ क्या मैं रेसिस्ट हूँ, क्या मैं खुद को गोरा देखना चाहता हूँ? अरे ह्यूमन टेंडेंसी है यार. इफ यू हैड टू चूज बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाट वुड यू चूज? सॉरी, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 13th. you won't mark A, right? सूरज, आप समझ रहे हो. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. सो दिस इज माई क्लासरूम, सो वी कैन कम ये पर्सनालिटी. वाइट पर्सनालिटी एंड ब्लैक पर्सनालिटी, राघव क्या होता है ये? हाँ आए, वाइट पर्सनालिटी एंड ब्लैक पर्सनालिटी. अच्छा, तुम फिलोसॉफिकल पे चले गए, ठीक है. तुम्हारा ऑप्शन अलग था. ओके, सूरज ग्रे पर्सनालिटी. अबे गे की स्पेलिंग नहीं आती क्या तुमको? अर्पिता, इट्स GAY नॉट GREY. IYK. राइट, सार्थक गॉट इट. एनीवे, देखो कितने डार्क ह्यूमर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे. लॉ के स्टूडेंट्स से सीधी सीधी बात थोड़ी करेंगे, है ना. तो 13th में सीधा है, स्किन कलर कैनॉट बी हेल्ड टू बी कॉम्प्रिहेंड द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन. इफ दिस वॉज ट्रू, देन ऑथर्स रीजनिंग इंटायर पैसेज डज नॉट मेक एनी सेंस टू अस, ठीक है. इज लीस्ट कंसिस्टेंट विथ ऑथर्स रीजनिंग इन द पैसेज. तो ऑथर तो चाहता है कि कलर क्या कर दो, कलर हटा दो, कलर जैसा नहीं हटा दो. लेकिन ऑथर ने देखो कहीं पे भी अपना व्यू पॉइंट रखा है क्या? ये बताओ मुझे. इस पैसेज में ऑथर ने कहीं पे वो क्या सोचता है ये रखा है क्या? वी नो दैट ऑथर इज क्रिटिकल अबाउट द प्रेवलेंट सिचुएशन, द टेंडेंसी और द बायसनेस, बट हैज ऑथर पुट फॉर्थ हिज व्यू, व्हाट ही थिंक्स इज राइट और रॉन्ग? नो, राइट. सो तुमने क्या सोच के मार्क किया होगा यहाँ पे ऑथर की रीजनिंग के बारे में कि ऑथर इतनी क्रिटिसिज्म कर ही रहा है, ऑथर इतना क्रिटिसिज्म कर ही रहा है, राइट. तो ऑथर सी भी कह रहा होगा, बट ऑथर सी नहीं कह रहा है. ऑथर ने तुम्हारे सामने जो भी ऑप्शंस रखे हैं वो सी को डीबंक करते हैं. ए बी और सी एक जैसी बात करते हैं, ए बी और डी एक जैसी बात करते हैं, सी थोड़ा हट के बात कर रहा है. तो ऑड वन आउट सेकेंड ट्रिक है क्लैट पेपर में. ऑप्शंस में ऑड वन आउट चूज कर लो. अगर नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो पैसेज के दम पे, तो ऑप्शंस में ऑड वन आउट कर लो. अब यहाँ पे ऑड वन आउट कैसे सेलेक्ट करना है देखो, ये सेकंड ट्रिक है क्लैट के पैसेजेस में.
क्या है? पीपल विथ शार्प फीचर्स एंड फेयर स्किन मोस्ट प्रिफर्ड वंस, तो गोरी चमड़ी वाले लोग पसंद हैं. स्किन कलर हैज बीन अ ताबू नॉट ओनली इन ब्यूटी बट ऑल्सो इन अदर केसेस. अगेन ब्यूटी में ताबू मतलब गोरा काले में डिफरेंस होता है, तो मोस्ट प्रिफर्ड वंस और ताबू स्किन कलर एक ही बात कर रहा है. लोग खुद को गोरा दिखाना चाहते हैं तो बायसनेस टुवर्ड्स गोरा, तो ए बी और डी गोरे लोगों के ऊपर बात कर रहा है. और सी जो है वो कह रहा है कि रंग से फर्क नहीं पड़ता, सुंदरता दिल में होती है. अरे क्या घंटे से दिल में होती है? ठीक है, तो इसीलिए सी. अब क्लियर हो गया 13th में? किसी को डाउट? तो ये मतलब क्वेश्चन क्यों गलत हुआ मुझे नहीं पता, पर मनीषा, हर्ष, सूरज, कार्तिकेय, अर्पिता, अक्षित एंड राघव, एनी डाउट सो फार? जिंदगी भर के लिए फंडा क्लियर हो गया ना? खूबसूरती कहां होती है? वेयर डज द ब्यूटी लाइज? In the eyes of the Yes, that's my boy. That is how I wanted you to complete. In the eye. अर्पित उसके आगे भी है. अर्पित की तो बस आंखों पे सब कुछ अटका हुआ है. In the eyes of the beholder. अर्पित also got it. Nice. चलो 14th क्वेश्चन में किसी को डाउट है? 14th क्वेश्चन, मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. इट वॉज अ वेरी सिंपल पैसेज. ठीक है, 14th में डाउट है किसी को? Nobody has doubt in 14th. ये क्वेश्चन जिसमें डाउट होना चाहिए था, जिसमें डाउट होना चाहिए था उसमें डाउट नहीं है तुम लोग को, पर ठीक है, तुम लोग प्रेमाइज समझ गए पैसेज का तो तुम लोग ने मार्क कर दिया होगा. ठीक है, मेन कंक्लूजन. अब ये कंक्लूजन भी है और ये देखो कंक्लूजन भी है, और कहीं पे अगर इसको अगर इन्फ्रेंस बोल देगा तो इन्फ्रेंस भी है एक तरीके से. ठीक है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर डिपेंड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस. अज्यूम क्या कर रहा है? अगेन 15 क्वेश्चन किसका गलत हुआ है? किसी का नहीं गलत हुआ है. 15th क्वेश्चन किसी का नहीं गलत हुआ है. अजम्पशन क्या है यहाँ पे? तो ऐसा जो स्टेटमेंट जो सही होना चाहिए पूरे पैसेज के लिए, सही होने के लिए. We don't take color of the skin into consideration can't be the true assumption. People don't talk about skin color anywhere in the world. It can't be the true assumption. Skin color is a major aspect of beauty according to most people. And B, body positivity and self-confidence are not important parameters to discuss for a beauty pageant. A and B में I don't know how the hell you eliminated B. Right? I think 15th का it's A. तो तुमने भी देखो, ध्यान से देखो, B और A एक ही जैसी बात कर रहे हैं. ठीक है, सॉरी, बी और ए में स्किन, बी में देखो स्किन कलर कहीं पे मेंशन नहीं किया है, स्किन कलर मेंशन नहीं किया, तो बी और ए एक ही जैसी बात कर रहे हैं. बट ए इज डायरेक्टली व्हाट इज गिवन इन द व्हाट इज रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू विल एलिमिनेट बी एंड सेलेक्ट ए. अब मुझे लग रहा था तुम्हें 14th में कंफ्यूजन होगा, 15th में कंफ्यूजन होगा, बट तुम लोग को नहीं है. मुझे लग रहा था जो क्वेश्चन तुम गलत नहीं करोगे वहां तुम लोगों ने गलती करी है. फॉर सिंपल रीजन तुम लोग हार्डवेयर हो जाते हो, एक लीस्ट कंसिस्टेंट जैसे क्वेश्चंस करने का आदत नहीं है. नेक्स्ट पैसेज पे आ जाएं. अब देखिए ये पैसेज जो है ये पॉलिटिकल है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स का कोई रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है. एक नॉलेज बायस आपके पास होना चाहिए इस पैसेज में. आपको इमरजेंसी का दौर पता होना चाहिए, उसमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी, और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नाम जनता पार्टी जनसंघ उभरा था. जयप्रकाश नारायण एक एंटी इमरजेंसी का सिंबल हुआ करते थे उस टाइम पे, सोशलिस्ट मूवमेंट का सिंबल हुआ करते थे. ये अपने को पता होना चाहिए. अब 4th पे आ जाते हैं. तो पैसेज नंबर 4th पे कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं प्लीज बता दें. सिक्सटीन, 19, 17, ठीक है. 16, 19, 17 गलत किया है लोगों ने.
तो अब देखो पैसेज का कंटेक्स्ट पहले समझ लेते हैं बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन. 16 क्वेश्चन था फॉलोइंग रीजनिंग ऑथर इज लाइकली टू अग्री विथ. 17 था व्हाई डिड मिसेस गांधी लूज द 1977 इलेक्शन. तो 17 क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ क्योंकि तुम ये वाली लाइन नहीं समझ पाए. मेजर इज अ मियर रैप ऑन द नकल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मियर रैप ऑन द नकल्स? बस इसकी वजह से तुम नहीं समझ पाए. 17 क्वेश्चन मियर रैप ऑन द नकल्स का मतलब समझा देता हूं. मियर रैप ऑन द क्वेश्चन नंबर पहले सही मार्क किया था, रीथिंकिंग के बाद गलत हो गया. ठीक है. मियर रैप ऑन द नकल्स का मतलब ये होता है कोई शॉर्ट टर्म आपको अपना गुस्सा जाहिर करे. ठीक है. मियर रैप ऑन द नकल्स का मतलब होता है फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम कोई अपना गुस्सा आपको जाहिर करे. द एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू समवन सीवियरली और एंग्रीली बिकॉज समथिंग दे हैव डन और फेल्ड टू डू. ठीक है. अपना गुस्सा जाहिर करना. तो 1977 की डिफीट इंदिरा गांधी को इसलिए मिली थी क्योंकि इमरजेंसी के बाद लोग नाराज थे. इट वॉज अ शॉर्ट टर्म डिफीट. अब क्वेश्चन नंबर इस नॉलेज पे 17 का आंसर आप चेंज करना चाहेंगे आप जिन्होंने भी 17 जिसको भी डाउट है जस्ट बिकॉज इट डिड नॉट नो द ईडियम. जब डिड नॉट नो द ईडियम तो क्यों मार्क करा फिर 70? राघव, सूरज, नाउ विल यू चेंज 17? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं. 18 पे भी डाउट है किसी को. व्हाट इज 18th? इफ वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव कांग्रेस. ये तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए था. वो एडवाइस क्या दोगे आप कांग्रेस को? तो यहां पे देखो पैसेज में पता है क्या कह रहा है. पैसेज में ये कहा है उसने कि पहला स्टेटमेंट है, एक सवाल से स्टार्ट होता है. द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर लाइकली टू आस्क मी माइट बी वाई आरंट यू काउंटिंग द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी अमंग्स द बिगेस्ट पॉलिटिकल ब्लंडर्स. अब ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें 3-4 चीजें समझ में आ जानी चाहिए. पहला, इमरजेंसी के दौर को भूला नहीं है कोई व्यक्ति. दूसरा, सामने वाला व्यक्ति कांग्रेस की कुछ गलतियां गिना रहा होगा जहां पे इमरजेंसी को उसने फैक्टर इन नहीं किया है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि तुम इमरजेंसी को क्यों नहीं गिन रहे. तीसरा, इमरजेंसी को पॉलिटिकल ब्लंडर कहा जा रहा है. इमरजेंसी लगाने को पॉलिटिकल ब्लंडर कहा जा रहा है. चौथा, इमरजेंसी के बारे में हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज है वो हमारे दिमाग में रहेगी कि वॉर होता है जब, ठीक है, स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है जब, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है. ठीक. वाई जस्ट द टारगेटिंग एंड जेलिंग ऑफ द आरएसएस कैडर्स. टारगेटिंग एंड जेलिंग ऑफ द आरएसएस कैडर्स मतलब आरएसएस के प्रचारकों को, समर्थकों को टारगेट और जेल किया गया. द आंसर इज, तो ये कांग्रेस का स्टेप है जिसमें से एक सवाल है ऑथर का क्या एम्फोसिस है. ऑथर का एम्फोसिस है कि टारगेट और आरएसएस के कैडर्स को जेल में डालना क्यों कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी. ऑथर ये क्लियर कर दे रहा है कि वो इमरजेंसी को इतना बड़ा ब्लंडर क्यों नहीं मानता है, क्योंकि ऑथर कहता है कि इमरजेंसी से मिसेस गांधी बच के निकल गई थी. इमरजेंसी इंपोज करी मिसेस गांधी के टाइम पे हुई, लेकिन मिसेस गांधी गॉट अवे विथ इमरजेंसी. अंडर 3 years शी वॉज बैक इन पावर विथ ह्यूज मेजोरिटी. If in the 46 years after the emergency her party was in power for 25 years, it can only mean that the people forgave her for it. Notice the word forgave, not forget. Forgave word use किया गया है, माफ कर दिया. पिछले 46 साल में 25 साल कांग्रेस ने राज किया है इमरजेंसी लगाने के बावजूद भी, तो इसका मतलब है कि लोगों ने माफ कर दिया होगा. राइट. आगे कहता है कि आरएसएस इट वाज हर समवॉट टारगेटिंग ऑफ द आरएसएस दैट एंड्योर्ड. उन्होंने जिस तरीके से आरएसएस को खदेड़ा था उस टाइम पे, वो मूवमेंट लंबे समय तक चल गया. उन्होंने जो आरएसएस को टारगेट किया उसकी वजह से हुआ क्या, आरएसएस एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स की तरह आने लगा. आज अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार आम आदमी पार्टी को टारगेट करे, सारे पॉलिटिकल लीडर्स आम आदमी पार्टी के ऊपर बात करने लगे, तो जनता के मन में क्या जाएगा, लगता है आम आदमी पार्टी बीजेपी को चैलेंज कर रही है. उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने आरएसएस को खदेड़ दिया था. ठीक है. तो क्योंकि वो सोशलिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे थे और इंदिरा गांधी कांग्रेस को खुद सोशलिस्ट मानती थी. राइट. तो इंदिरा गांधी ने आरएसएस वालों को जो चीज़ किया उसकी वजह से आरएसएस फोरफ्रंट पे आ गया. और इंदिरा गांधी का अपना थॉट प्रोसेस नहीं था. इंदिरा गांधी की पार्टी में उनके कुछ कंजर्वेटिव टाइप के लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे, सम राइट ऑफ द सेंटर,
जो स्वतंत्र पार्टी, लिबर्टेरियन, कैपिटलिज्म एंड स्ट्रीम्स ऑफ पॉलिटिकल लेफ्ट, जिन्होंने इंदिरा गांधी को क्या कराया, उकसाया, और इंदिरा गांधी ने आरएसएस को खदेड़ा। आरएसएस एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स की तरह बन के आ गया, एलिवेटिंग आरएसएस टू हर पार्टीज मेन आइडियोलॉजिकल एडवर्सरी। अब आरएसएस और कांग्रेस दो विचारधाराओं की लड़ाई बन गए। तो एक ऐसा ऑपोजिशन है जो खुद के दम पे, ऑथर के हिसाब से, जो खुद के दम पे नहीं उठाए। इंदिरा गांधी ने उसको इतना इन्फोसिस दे दिया था, उसके बाद से वो फोर फ्रंट पे आ गया, राइट। बट इट वॉज नेवर द कांग्रेस आइडियोलॉजी वर्सेज अनदर कांग्रेस। लेकिन ऑथर कहता है इतनी बड़ी पार्टी थी कि उसको किसी आइडियोलॉजी से लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये इंदिरा गांधी ने जब से आरएसएस को टारगेट करना चालू किया तो शी ब्रॉट दिस अपॉन हर सेल्फ, वरना कांग्रेस बढ़िया कर रही थी। कांग्रेस को अगर आरएसएस को टारगेट नहीं करती तो शायद आज मोदी भी तीसरा टर्म नहीं सोच रहे होते। आरएसएस को जयप्रकाश नारायण ने भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स बना दिया, और जयप्रकाश नारायण भी बड़े विख्यात हो गए थे उस टाइम पे, और जनसंघ उस टाइम पे पैदा होता है और भारतीय जनता पार्टी बन जाता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण आरएसएस के फ्रंटलाइन सोल्जर्स, मतलब आरएसएस के प्रचारक, और भारतीय जनता पार्टी, तीनों की जेनेसिस एक ही टाइम पे है, और तीनों के दुश्मन एक ही थे, कांग्रेस। लेकिन ऑथर क्या कहता है, द ओनली आइडियोलॉजिकल काउंटर टू द कांग्रेस एज इट वीकेंड इन द फॉलोइंग डिकेड्स। कांग्रेस ने एक टाइम पे आरएसएस को एम्फोसिस दिया, आरएसएस अपना काम करते चला गया, कांग्रेस कमजोर होते हुए चली गई। अब आरएसएस इतना बड़ा हो गया है कि कांग्रेस गायब हो गई है, राइट। तो अगर कांग्रेस आरएसएस को इंपॉर्टेंस उस टाइम पे देती ही नहीं तो क्या होता, ये बीजेपी कभी फोरा पे आती ही नहीं। अब आंसर चेंज कर लेंगे। 16 का आंसर आई हैव चेंज्ड टू सी। 16 का आंसर आपने सी मार्क कर दिया है, सूरज। 17 का सी किया है ना, 17 का सी मार्क किया है ना सूरज। ऑल राइट, ये राइट, तो सही है, 17 का सही है। अब 16 का आंसर फिर हम डायरेक्टली देखिए। पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी टू फॉरगेट द मिसडीड्स ऑफ द पॉलिटिकल एक्शंस। People usually do not forgive the misdeeds of political parties. People in our democracy will always support the emerging voices. People in a democracy will always support the emerging voices. तो C out of context है। Mistakes of one party is usually the reason for its downfall in the next election is also out of context. उसी पार्टी की गलतियां, उसका usually the reason for its downfall in the next election is out of context. Author is talking about political actions, how people respond to it, right? So A or B, people are the final authority to forget the misdeeds of the political actions. No, people are the final authority to forgive the misdeeds of the political actions. People usually do not forgive the misdeeds of political party. People usually do not forgive the misdeeds of political parties. Again, this is a very difficult question, right? 16th में B देखिए मार्क हम नहीं कर सकते, even if it sounds very true to us. Why? Because इमरजेंसी का दौर ऑथर खुद कह रहा है कि लोगों ने माफ कर दिया है, तो बी के अगेंस्ट एविडेंस मौजूद है हमारे पास। सी और डी एलिमिनेट कर दिया है, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली ए, 16 का ए, इजंट इट? सो 16 जिनका भी गलत हुआ है, आई थिंक देयर वर पीपल, रिया, हर्ष, प्लीज टेल मी 16 जिनका गलत हुआ है क्या मार्क किया है आपने? I am marked D because of the last line where it says about Modi's third time. Same. All right. So you see the logic. You got trapped in the the trap that I had set. आप उसी ट्रैप पे फंस गए। Mistakes of one party is usually the reason for its downfall in the next election. If you look at this, first of all, it is talking about next election.
The passage is talking about decisions made or taken during emergency era. First thing. Second, D is a very distant reasoning that you can draw. Mistakes of one party is usually the reason for its downfall in the next election. कांग्रेस ने पिछले सत्र में क्या गलतियां करी उसके बारे में बात नहीं की गई है, तो ये भी मेंशन नहीं किया है. दूसरा, कांग्रेस की अपने तरीकों में कोई गलती नहीं थी. कांग्रेस ने ऑपोजिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया था, ये उसकी मिस्टेक थी, जिसको अगले सेशन पे इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ा, जिसको आते आते 25 साल लग गए. तो अगेन डी, आप पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को अगर समझें तो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस दैट एग्जिस्टेड बिफोर बीजेपी, बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014. पैसेज इज टॉकिंग अबाउट 1975 का एरा. अब अगेन आप इसमें क्या बोलोगे? इसमें ये बोलोगे सर सी, क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने क्या सीखा है? क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने ये सीखा है कि जो पैसेज में दिया है उसी के दायरे में रहो. तो मेरा तुमसे ये कहना रहेगा कि पैसेज जब आपके किसी हिस्टोरिकल एपिसोड से रिलेटेड है, समझ में आया? पैसेज आपकी हिस्ट्री के किसी इवेंट से रिलेटेड है जो हो चुका है, विच इज अ ट्रू फैक्ट दैट हैज हैपेंड, राइट? यू विल यूज ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस टू सॉल्व दैट पैसेज. उस टाइम पे आप ये लॉजिक नहीं कहेंगे कि हमारे पैसेज में नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं लगाएंगे. अब आप बोल रहे हो सर आप 2014 का टर्म कैसे बता सकते हैं हमें? यहां तो नहीं मेंशन किया है, राइट? कि बीजेपी अभी की बात, लेकिन मोदी का तीसरा सत्र तो मेंशन किया है ना. तो इट इज टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टेम्प्रेरी इशू. कॉन्टेम्प्रेरी इशू को सॉल्व करने के लिए सारा रीजनिंग हम यूज करेंगे ही करेंगे, इवन इफ इट इज बियॉन्ड द पैसेज एट टाइम्स. सो इन देयर आर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू एलिमिनेट डी. Now you got trapped in the trap. Why? Because D was exactly outrightly clear in the passage. D outrightly आपको महसूस हो रहा है, दिख रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ने गलती करी और बीजेपी आगे आ रही है. लेकिन आप ये वर्ड मिस कर गए, नेक्स्ट इलेक्शन. और एरा कौन सा है? इमरजेंसी का एरा मेंशन किया है. तो इसीलिए तो अब डी आपने मार्क किया, तो डी क्यों नहीं होगा वो मैंने बता दिया. ए जो है, पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी टू फॉरगेट द मिसडीड्स ऑफ द पॉलिटिकल एक्शंस, एंड पीपल यूजुअली डू नॉट फॉरगिव द मिसडीड्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. टू हेल्प सपोर्ट ए, देर आर टू स्टेटमेंट्स दैट आई विल हाईलाइट. आई नो इट इज गेटिंग अ लिटिल बोरिंग, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा होगा अभी, आखिरी पैसेज तक स्टिक अलॉन्ग करेंगे, ठीक है? गलतियों पे ही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे. पैसेज के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन से शुरुआत होती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई इमरजेंसी को क्यों नहीं गिन रहे, एक बिगेस्ट पॉलिटिकल ब्लंडर की तरह. ऑथर कहता है इमरजेंसी को हम इसलिए नहीं गिन रहे क्योंकि पिछले 46 साल में 25 साल कांग्रेस थी. इसका मतलब यह है कि लोगों ने क्या कर दिया है? फॉरगिव कर दिया है. पीपल हैव फॉरगिवन, ठीक है? तो यहां पे पीपल यूजुअली डू नॉट फॉरगिव द मिसडीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पीपल फॉरगिव द मिसडीड्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज if subsequently they perform well. So again we'll come to A. People are the final authority to forget the misdeeds of the political parties. It is exactly the reasoning mentioned by the author. Author नहीं बोला है, लेकिन author कह रहा है कि हम इस चीज को इसलिए नहीं मेंशन कर रहे क्योंकि जनता उसके बारे में बात ही नहीं करती. कांग्रेस की कोई बुराई ही नहीं करता है, इमरजेंसी का एरा याद ही नहीं दिलाता, तो लोग हो सकता है भूल गए, ठीक है? माफ कर दिया है लोगों ने. तो ये चीज है. तो 16th अगेन इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट डी तो नहीं मार्क कर सकते थे. ए और बी में कंफ्यूजन होना सही था. आई हैड ऑल्सो मार्क्ड डी. डी नहीं मार्क कर सकते थे ए और में. तो अगेन दिस इज वन क्वेश्चन जो बाउंड टू गलत हो नहीं होना है, कोई बात नहीं. सो लेट्स नॉट बी वेरी हार्श ऑन आवरसेल्व्स. 70. उसके बाद क्वेश्चन नंबर किस में डाउट था? वी हैड अ डाउट ऑन क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में भी है, क्वेश्चन नंबर 19 में भी है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. इफ वन एडवाइस यू वुड गिव to give the Congress based on the criticism that follows, what would it be? If you had to give one advice to the Congress, what would it be? So emergency should not have been imposed by the Congress, because there is one argument which talks कि इमरजेंसी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे. इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी को गलत डिसीजन माना जा रहा है
ऑथर क्यों नहीं बात कर रहा है? ऑथर इसलिए नहीं बात कर रहा है क्योंकि लोगों ने माफ कर दिया है कांग्रेस को. लोग भूले नहीं है, बट लोगों ने कांग्रेस को माफ कर दिया है. तो गिवन द चांस हमको एडवाइस मिलेगी तो इमरजेंसी आपको नहीं लगानी चाहिए. शुड नॉट हैव बीन इम्पोज्ड बाय द कांग्रेस. तो यू हैव टू फोकस ऑन द क्रिटिसिजम्स इन द पैसेज एंड you have to focus on the advices that you will follow which negates the criticism. अब आप ये बोलोगे सर एडवाइस तो हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए लेंगे, पास्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए नहीं लेंगे. हम बोल रहे हैं आपसे कि ये सारे लॉजिक्स ही कैट के लॉजिक में बोलता हूं, ठीक है. एडवाइजेज आर फ्यूचरिस्टिक नॉट रिवर्स. बट क्लैट में आपको कॉन्टेक्चुअल रहना है. इमरजेंसी को कांग्रेस की ब्लंडर की तरह पोर्ट्रे किया गया है, बट उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि जनता ने माफ कर दिया है. तो इमरजेंसी अगर मौका मिले तो कांग्रेस को इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए. दूसरा, कांग्रेस शुड हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू इट्स डेवलपमेंटल मॉडल विदाउट फोरेजिंग इनटू डिफाइनिंग देयर ऑपोजिशन इज डायरेक्टली व्हाट इज मेंशन्ड इन द पैसेज. कि आरएसएस को प्रभुत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया, कांग्रेस ने महत्व दिया, अपना आइडियोलॉजिकल राइवल मान लिया, उनके लोगों को अरेस्ट करा लिया, वो सेंटर फ्रंट पे आ गया. कांग्रेस कमजोर होता गया, फिर आरएसएस की जो पार्टी थी बीजेपी पार्टी वो मजबूत होती चली गई. तो बी तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक. ए टू एन एक्सटेंट दिख रहा है, वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म है ही कांग्रेस का. कांग्रेस शुड हैव डिक्लेयर्ड आरएसएस एज अ पॉलिटिकल राइवल सिंस इट्स इंसेप्शन. It is exactly the kind of advice we will not give to the author or to the Congress based on the criticism from the passage. Author C के ही अगेंस्ट है पूरे पैसेज में. तो 18th जिसने मार्क किया था उसने क्या मार्क किया था? प्लीज टेल मी इन द चैट. व्हाट हैड यू मार्क्ड इन 18th? व्हाट हैड यू मार्क्ड? बी, ओनली बी. तो रिया दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, गलत नहीं है. 18th कित्तों का गलत हुआ था? रिया का गलत हुआ था. और किसका गलत हुआ था? यस अर्पित. अर्पित आर यू सेइंग समथिंग? आपने भी बी मार्क किया था. ओके, सो बी जिसने मार्क किया है नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपने ऑप्शन डी पे ध्यान क्यों नहीं दिया? ऑप्शन डी कह रहा है बोथ ए एंड बी. तो एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे बोथ ए एंड बी दिखाई दे रहा है अपने को, और इमरजेंसी इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड. सो व्हाई डिडंट यू मार्क ए? यू कुड हैव गॉन फॉर ए. यू वर इन हरी. ठीक है, क्लैट में यही तो कैच है ना कि अपने को ये सीख लेना है, ठीक है. ए नहीं, आउटराइटली नहीं सेलेक्ट हुआ, बी सेलेक्ट हो गया, लेकिन जैसे डी पे आए तो हरी में क्या करते हो? यही तो मिस्टेक कर रहे हो यार, सबके सब यही गलती क्यों कर रहे हो? तुमको 4 ऑप्शंस में जब अपना कन्विंसिंग ऑप्शन दिख जाता है, उसके बाद तुम अगले ऑप्शंस को पढ़ते भी क्यों नहीं हो? यू डोंट फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑप्शंस. डोंट डू दिस. इन क्लैट इज सच अ पेपर जहां पे 2 ऑप्शंस एकदम क्लोज बना के देते हैं. वो एक आध वर्ड ऊपर नीचे करेंगे, दोनों ही आपको सही लगेगा. अगर आपने पहला वाला ऑप्शन पढ़ लिया जल्दी में तो आपको वो सही लगेगा, कोई नीचे से ऑप्शन पढ़ रहा है तो उसको दूसरा लगेगा. तो क्या है, पहले सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो ऑड वन आउट चूज करिए, ऑड वन आउट नहीं चूज कर पा रहे तो लेंदी वाले पे मार्क कर लीजिए. इनमें से कोई काम नहीं हो रहा है तो बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ द अबव है तो वो मार्क कर दीजिए. ये 5 तरीके हैं क्लैट के पेपर में. चाहता नहीं था कभी बताना, बट बता दे रहे हैं. मॉक्स में भी लगा के देखना, काम करेगा ये ट्रिक. पहले सेलेक्ट करने की कोशिश करिए, जिसमें हम गो बैक टू द पैसेज, कम बैक टू द क्वेश्चन, गो बैक टू द पैसेज, कम बैक टू द क्वेश्चन करते हैं. नहीं हो पा रहा है सेलेक्ट, तो एलिमिनेट करेंगे बाकी ऑप्शंस को. अगर एलिमिनेशन भी काम नहीं कर रहा है तो फिर विल गो फॉर द ऑड वन आउट. 3 ऑप्शंस एक जैसी बात करेंगे, एक अलग सी बात कर रहा होगा. ऑड वन आउट भी नहीं काम कर रहा है तो फिर लेंदियस चूज करिए. लेंदियस भी नहीं चूज कर पा रहे, कोई लेंदी है ही नहीं साला, तो बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव वाला कोई है तो वो मार्क कर दीजिए. ये छोटे छोटे 3-4 तरीके हैं क्लैट में चीज़ों को सॉल्व करने के. अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या एब्सोल्युटली हमेशा काम करेगा? 110% इनमें से कोई ना कोई तरीका तुम्हारे ऑप्शंस को सीआर और लीगल जैसे सेक्शन पे काम करेगा ही करेगा क्लैट में. और दिस 4-5 मेथड्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैड ऑन आरएसएस वंस इट वाज डिसाइडेड टू बी द मेन राइवल ऑफ कांग्रेस बाय इंदिरा गांधी? किसका गलत हुआ था 19th? अक्षित का गलत हुआ था, आस्था का भी गलत हुआ था 19th, सार्थक का भी गलत हुआ है 19th,
ओके, नाउ वुड यू चेंज योर ऑप्शन? कार्तिकेय का भी गलत हुआ है 19। नाउ वुड यू चेंज ओम आफ्टर नोइंग द कॉन्टेक्स्ट? व्हाट वुड यू चूज नाउ? सार्थक, स्टेट स्क्रूटिनी का क्या मतलब होता है? यस कार्तिकेय, आस्था यू आर करेक्ट। सर मतलब कि उसके ऊपर ज्यादा इंक्वायरी होना या ज्यादा एक्शन होना कहाँ मेंशन्ड है ये सब? स्टेट स्क्रूटिनी का मतलब इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होना, ठीक है? अरेस्ट होना, एक्शन होना, सब स्क्रूटिनी का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है? ऑलराइट। सो आरएसएस को अपना आइडियोलॉजिकल राइवल बना लिया, और आपने क्या मार्क था? डी मार्क था। बोथ बी एंड सी, अच्छा ठीक है, बी तो करेक्ट है। वाई नॉट सी? दिस एक्शन मोटिवेटेड आरएसएस टू टेक डिसीजंस which appealed to the masses? No dear, RSS was already taking decisions which had an appealing impact on the masses. That is why Indira Gandhi ने उसको political rival declare किया. Also C is out of context. How can you say RSS ने क्या किया क्या नहीं किया? आप कैसे बात कर सकते हो उसके बारे में? RSS ने क्या किया क्या नहीं किया is not mentioned in the passage. अगेन हम ये लॉजिक भी लगा लें कि सर ये तो हिस्टोरिकल एपिसोड है, तो आरएसएस ऑलरेडी वो सारे काम कर रहा था जो जनता के लिए कॉमन। देखो अगेन मैं तुमको एक यार पैसेज में भी देखो एविडेंस दिया हुआ है, वो लाइन रीड करा दूँ। लाइन में पैसेज नहीं रीड कर रहा हूँ बिकॉज क्या होता है, पैसेज रीड करने लाइन बाय लाइन इज टाइम टेकिंग एंड इट्स इरिटेटिंग, बट मैं आपको वो लाइन रीड करा देता हूँ। ये लाइन रीड करिए, अक्षित यू रीड दिस लाइन। राइट, सो दिस लाइन इंडिकेट्स दैट अननोन लोगों को अरेस्ट किया और कॉमन फोक थे, आम आदमी थे, ठीक है, आम आदमी थे। इसकी वजह से आरएसएस को एक रिस्पेक्ट मिली, आरएसएस को एक रिस्पेक्ट मिली। लेकिन आरएसएस ने उसके बाद सही काम, वही सारे काम करना चालू कर दिया जो जनता जनार्दन को पसंद थे या फेवरेट बनने के लिए, इज नॉट समथिंग दैट वी कैन डिड्यूस और इवन डिस्टेंटली इन्फर। तो बोथ ए एंड बी इस जगह पे नहीं लगेगा। अगेन यू कहाँ गया यार, इस जगह पे बोथ बी एंड सी नहीं लगेगा। यू फेल फॉर द ट्रैप, ये ट्रैप था। क्लैट में बोथ बी एंड सी आ जाए, वही मैंने कहा दिया है, तो आप सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यस अक्षित। सर डी इसलिए भी लग रहा था कि क्योंकि ऑथर ने मेन आरएसएस पे ज्यादा फोकस करा, मतलब इमरजेंसी को उतना नहीं बताया इस वजह से। ऑथर ने आरएसएस पे फोकस नहीं करा है, ऑथर ने कांग्रेस पे फोकस करा है कि कांग्रेस को आरएसएस को इतना महत्व क्यों नहीं देना चाहिए था। तो जब ये तुमको समझ में आ रहा है तो आरएसएस ने क्या किया क्या नहीं किया, तुम उस जगह पे कैसे जा रहे हो? इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, इट्स नॉट गिवन इन द पैसेज व्हाट डिड आरएसएस डू। हाँ, कांग्रेस के इस एक्शन की वजह से आरएसएस की छवि सुधरती चली गई, ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी में हुआ है, दिस इज ओनली बिकॉज आप जल्दी जल्दी में थे। 20th किसी को भी कोई प्रॉब्लम है 20th में? किसी को अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है? तो अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आर द, पता है, इजिएस्ट क्वेश्चंस होते हैं अजम्पशन बेस्ड, जो तुमको सबसे डिफिकल्ट लगते हैं। सबसे डिफिकल्ट होते हैं वीकनिंग आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस, सबसे डिफिकल्ट। उसके बाद इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। ये अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। इफ ए इज ट्रू देन द पैसेज इज ट्रू, बट इफ ए इज ट्रू देन पैसेज इज नॉट ट्रू, ए एलिमिनेटेड। इफ बी इज ट्रू देन द पैसेज हैज टू बी ट्रू, सो इफ बी इज ट्रू देन पैसेज इज नॉट ट्रू, बी एलिमिनेटेड। ऐसे करके काम होता है, takes certain amount of time, but they are easier. So 20th में I don't think there is any doubt. People belonging to the opposition have not forgotten about the emergency era of the Congress, and that is how it starts with the first statement of the passage, that why are you not focusing on emergency, right? So 20th is clear. Last passage पे आ जाते हैं। Now last passage is a little complicated one, and it is talking about, and it is from the current affairs as well, and it is talking about the political scope
और यू कैन से द पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम वेरी रिसेंटली. ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम दैट इट हैज टेकन फ्रंट. तो अब हम इसको करंट अवेयरनेस से इंक्लूड नहीं करेंगे. अब इसमें कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं आपके? सो 21 का आंसर इट्स 23 एंड 24 गलत हुआ है. ओके, विल क्विकली डिस्कस इट. 21 का आंसर सी है, 22 का डी, 23 ए, 24 डी, 25 सी. 23 23 23 23 23 एवरीबडी फॉर 23. ऑल राइट, 23 सभी का गलत हुआ है एंड 24 एज वेल. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23. Directly coming to question number 23, which among the following statement highlights the key concern of the author? Now you see it was a difficult question. Key concerns of the author, it was a difficult question because two options are very close. I'll tell you what. Islamic nations are finding it difficult to shift to democratic order fueled by presence of non-state actors. Politics should not be affected by religion which is now seen. अच्छा, 23 का मार्क क्या किया है, चलो पहले वो देख लेते हैं. क्या मार्क किया है आप लोगों ने? What have you marked? B. Everybody has marked B. D. Who is for D? Nobody is for D. अच्छा, everybody is for B. So B is you see again this is what your knowledge biasness when shadows what is given in the passage. सूरज ने मार्क किया है ए, सूरज ने मार्क किया है ए 23 का. 23 का ए तो सही है ना सूरज? ए इज करेक्ट. आई एम आस्किंग जिन्होंने गलत मार्क किया है उन्होंने बी मार्क किया है. ठीक है, तो जिन्होंने बी मार्क किया है सूरज ने सही किया है. अब देखो तुम लोग ने जनरल स्टेटमेंट, बहुत टू मच जनरल स्टेटमेंट. पॉलिटिक्स शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय रिलीजन विच इज नाउ सीन वाइड स्प्रेड. No, that's not the problem because you see there are two instances that he gives the examples of. The Muslim communities and leaders of India, Bangladesh, Indonesia, Malaysia and several other countries are therefore excluded. Why they are excluded? Because they do not maintain unelected leaders in power. But there are certain countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar and Gulf nations, Iran, Pakistan, Turkey and many others in Asia and Africa are among those who constitute this dominant universe of political Islam that we are talking about. Right? Author is talking about, let's say upfront that this is not an argument about Islam, the faith, this is about political Islam, where the faith is the state religion. Where the faith is the state religion. Now, it goes on to define what political Islam is, but he says, you see, further, there are many non-state actors. So you need to understand what are the two issues that author has highlighted. Author is not talking about Islamic affiliation or political parties affiliated or working as per the Islamic law. Why has he not mentioned Afghanistan then here, if that is the case, right? He has only mentioned those countries who showcase that some sort of elections happen. In Turkey, elections happen. In Iran, elections happen. In Pakistan, elections happen. In Qatar, elections happen. Including Bangladesh, Indonesia, Malaysia, elections happen. Afghanistan is out of question because वहाँ elections ही नहीं होते. लेकिन ये countries वो हैं जिसमें elections होते हैं. अब elections जिन countries में होते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ पे इस्लामिक कम्युनिटी एक डोमिनेंट पॉपुलेशन है, वहाँ पे प्योरली इलेक्टेड लीडर्स को ही तख्त पे बिठाया जाता है, राइट? लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, पाकिस्तान, टर्की ऐसे हैं जहाँ पे अनइलेक्टेड लीडर्स भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल शो केस करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ इलेक्शंस होते हैं. तो ये पहला ग्राउंड है क्रिटिसिज्म का कि इस्लामिक नेशंस को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सेप्ट करने में या फॉलो करने में, बिकॉज जो इलेक्टेड है वही तख्त पे बैठेगा, राइट? सेकेंड, उसने फर्दर वर्ड से यूज करके भी ये बता दिया है कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, हाउदीज और हिजबुल्ला की बात करें, जिनके पास हथियार कॉमन कंट्रीज से ज्यादा हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर बिगर देन इवन यूरोपियन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स. काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं ये लोग, राइट? और ये सब अलकायदा एंड IS से निकले हुए हैं, विच इज पाकिस्तान मोस्टली सुन्नी, ऑल स्कूल्स, लश्कर्स एंड जैश, दिस एंड दैट. ईरान लार्जेस्ट टारगेट जैश अल अदल, ये सब क्या है? सुन्नी बोला इसने, नॉन स्टेट एक्टर्स बोल रहा है. तो सुन्नी आइडियोलॉजी
के द्वारा जो नॉन स्टेट एक्टर्स चलते हैं उनको रिलीजन की वजह से एक औपचारिकता मिल जाती है कि हाँ भाई तुम सही कर रहे हो, तुम हमारे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जंग लड़ रहे हो। तो एक नॉन स्टेट एक्टर्स को लेजिटिमाइजेशन मिल जाता है। दिस इज द सेकेंड कंसर्न दैट ऑथर इज हाईलाइटिंग अबाउट। क्या ये वाले आर्टिकल्स आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में नहीं देखे हैं? देखे हैं। क्या क्लैट में नहीं आएगा? आएगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, स्टेइंग विद द प्रोसेस। कोई भी आपसे पूछे कि हेजबुल्ला, अब हेजबुल्ला से रिलेटेड मैंने आपको ई एक्सप्लेन भेजा है, उसमें आपको बताया है उसने रेड सी में क्या चल रहा है। हेजबुल्ला 1975 से 1990 के टाइम पे लेबनन के लिबरेशन के लिए पैदा हुआ था, राइट? तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट को जब आपको पता रहता है तो फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इट्स ऑथर इज नॉट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दैट पॉलिटिक्स शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय रिलीजन विच इज नाउ सीन वाइड स्प्रेड. If this is to be true, is not politics being affected by religion in India? It is being affected by religion in India. But this is what you want to know. What author is talking about is this. So what author is talking about, stick to that. Is B incorrect? No dear. B is not incorrect. मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमसे कि तुमने B कैसे चूज कर लिया, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि तुमने A क्यों नहीं चूज किया. If given the choice between A and B, would you not select A? Tell me this. अर्पिता, मैं कहाँ हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सूरज की क्वेरी को ज़्यादा रिजॉल्व करने में लगे हुए हो. जिन्होंने क्वेश्चंस जो 23rd गलत किया है, मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि अब कॉन्टेक्स्ट समझाने के बाद वुड यू नॉट चेंज? Is not A convincing to you? दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या तुम लोगों का? Tell me. Given the choice between A and B, after understanding the context, would you not go for A? Again, dear, why did you miss it? Let me tell you, time constraint. You have to do a lot of things. मल्टीपल डायमेंशंस के पैसेजेस आए तुम्हें 25 मिनट के अंदर अंदर में, जल्दबाजी में तुमसे उतना वो जो फोकस है वो मिस हो रहा है, होता है ना. अब यहाँ पे तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को अगर हमारे सामने पैसेज के रूप में आ जाए तो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट बन जाता है दिमाग में. इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि एडिटोरियल्स में पहली रीडिंग करिए टाइम स्पैन में, सेकेंड रीडिंग करिए उसको समझाते हुए और उसके नोट्स बनाते हुए, लिखते हुए, खुद को लिख लिख के समझा रहे हैं एडिटोरियल को, बिकॉज वो टॉपिक के बारे में आपको पूरा समझ में आ जाएगा. एक दिन में 4 एडिटोरियल्स 5 एडिटोरियल्स आते हैं, 5 टॉपिक है वो अपने आप में. तुम उसमें टाइम देने जाओगे तो लग जाएगा उसमें 1.5-2 घंटा आराम से. आई डोंट नो क्यों नहीं करते. अब अगेन क्या सर ये क्या फ़र्क पड़ता है इस एडिटोरियल पे इतना मेहनत करके, क्या ये क्लैट में आएगा? नो बेटा, करत करत अभ्यास के जड़े मत हो सुजान वाली चीज़ है. एक दिन में 4 एडिटोरियल 5 एडिटोरियल कर रहे हो, इस चीज़ को लगातार 20-25 दिन करोगे तो कितने सारे टॉपिक, 100 टॉपिक्स कर लिए एक तरीके से. 100 टॉपिक्स के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग और उसके अराउंड के आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स पता है अपने को. अगर वो पैसेज आ गया तो हमारी किस्मत चमक जाएगी. तो इस तरीके से आप करेंगे. देखिए आप लोग टाइम में गलती कर रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट समझा दे रहे हैं तो सही आंसर पकड़ ले रहे हैं. तो इस एक्सरसाइज से डीमोटिवेट ना हो बल्कि मोटिवेट हो कि मेरे अंदर स्किल सेट है, आई हैव ऑल द स्किल सेट, मतलब आई हैव द एबिलिटी टू सॉल्व, बट आई हैव टू डेवलप द स्किल सेट टू डू इट इन लिमिटेड टाइम स्पैन. उसमें वोकैबुलरी चैलेंज है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज है और नॉलेज बायसनेस चैलेंज है. विल डेवलप इट बिकॉज इट इज़ अ डेली बेसिस का प्रोसेस. आप सोचो कि आप अभी क्या एक हफ्ते मेहनत कर लिया, एक हफ्ते न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब मॉक में नंबर नहीं आ रहे या पैसेज फिर भी गलती हो रहा है, ऐसे नहीं होगा. 3-4 महीने पे इंप्रूवमेंट आएगा, 3 महीने पे इंप्रूवमेंट आएगा, राइट. तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या था? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो तुम लोग चेस करना स्टार्ट कर दिए हो. एटलीस्ट 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं तुमसे. अब एटलीस्ट तुम उसको मार्क करने की पोजीशन पे आ रहे हो, तो तुम टाइम लिमिट को में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को चेस कर रहे हो, ऑलमोस्ट देयर. अब हम सेकेंडली क्या कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि अंडरलाइन करने की आदत खत्म कर दीजिए. नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, going to consume a lot of time. It's very confusing. Do not use pen while you are reading it. Use pencil and हल्का सा highlight करते हुए चलिए. Do not murmur.
घर में प्रैक्टिस करते समय भी बुदबुदाइए मत, क्योंकि वो आवाज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं कर पाएंगे। आपको आँख मुंह बंद रख के मन में रीड करना है। सो वो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और फिर आपको 25 मिनट के टाइमर लगा लगा के सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जो आप स्टेप ले रहे हैं डेली बेसिस पे लेते रहेंगे तो यू विल रीच देयर। आई एम टेलिंग यू, इंस्टेड at least you are better than those guys who are quitting the fight as of now. बिकॉज क्या होता है, देखो यही फायदा होता है कोचिंग लेने का। कोचिंग लेने का मतलब मैं कोई जादू तो कर नहीं रहा हूँ, कोई मैं 24 घंटा तुमको पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक कांस्टेंट डंडा लगा हुआ है तुम्हारे पीछे कि नहीं करोगे तो बेइज्जत हो जाएगी। 4 लोगों के सामने किसको इंसल्ट कराना अपनी अच्छा लगता है? नोबडी लाइक्स टू गेट इंसल्टेड। पता है कि सर टोक देंगे, सर कुछ बोल देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो अच्छा क्यों ऐसा हुआ कि क्लैट मिनी 1 के टेस्ट और क्लैट मिनी 2 में इतना सिंसियर नहीं थे तुम लोग, पर 3 और 4 को तुम लोगों ने सिंसियरली लिया और 5 के पीछे लगे हुए? वाई? बिकॉज एक कांस्टेंट डंडा है, एक प्रेशर है। अखबार नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएगा, तो अखबार पढ़ने का रीज़न आ गया। क्रिटिकल रीजनिंग में शीट मिल रही है तो लग रहा है कि यार एक क्लास अगर हफ्ते में 2 दिन हो रही है, 25-25 सवाल मिल रहे हैं अपने को, तो अपन उसको एक टेस्ट की तरह लें और अपन क्लास में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो तुम लोग की मिस्टेक्स भी तो काफ़ी सुधर रही हैं। अगर हैड इट बीन द केस कि तुम कोचिंग नहीं कर रहे होते और तुम खुद से सारी प्रिपरेशन कर रहे होते तो लेथार्जिक होते, आज स्ट्रेस हो रहा है नहीं पढ़ेंगे, फिर कल कुछ काम है तो नहीं पढ़ेंगे, फिर हफ्ते में 2 दिन ही मेहनत कर रहे हैं, 5 दिन रेस्ट कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में रहते। अभी वो कंफर्ट जोन में नहीं हो तुम। एवरी डे यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर फोक्स। 25 बच्चे 20 बच्चे आपस में compete कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टेंट डंडा लगा हुआ है आपके पीछे। रह दे के भी कुछ नहीं करोगे तो झक मार के 2 घंटा पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मन मार के भी 2 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो हम क्लास में नहीं आते तो हम मैसेज कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है, तो प्रोसेस है ये, स्टिक अलॉन्ग रहिए। अब अपने मार्क्स बताइए कैलकुलेट करके ग्रुप पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिस्करेज होने की बात नहीं है। 5 क्वेश्चंस का विंडो लेके चल रहे हैं हम कि आपके 5 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। 25 क्वेश्चंस हैं, 5 गलत हुए, आपने सारे अटेम्प्ट किए, तो 20 में से 20 मार्क्स आपके करेक्ट हैं, उसमें से हम एलिमिनेट कर दें समवेयर अराउंड 1.25, तो वी आर क्लोज टू 18.5 18.75। तो 18 के ऊपर अगेन हमारा स्कोर वही है कि 18 के ऊपर कितनों का है? कोई है ऐसा जिसका 18 के ऊपर है? Other people those who have got 18 above. Arzu, tremendous improvement, must say, very good. सार्थक, अपूर्वा, इंशा, आस्था, शोआ 18 above है, ठीक है? There are more people. सार्थक, अर्पिता ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट, सार्थक ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छा जा रहा है। रिया अगेन आई वुड से ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट। इंशा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है ये। अक्षित ऑल्सो बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट है अक्षित। प्लीज डू नॉट लीव योर प्रिपरेशन एंड प्लीज फोकस, ठीक है? यू कैन क्रैक दिस पेपर। अपूर्वा थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हुआ है, 22.5, बिकॉज यू नो दैट तुम अभी तक 23-24 आराम से ला सकते थे। संस्कृति अगेन ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस 22.5। राघव 18.75, नॉट बैड, बट यू नो यू आर वे केपेबल बियॉन्ड 18.7, आई नो दिस। सो अर्पिता अगेन, अर्पिता को तो पता ही है कि उसका इंप्रूवमेंट बहुत भयंकर है। मनीषा थोड़ा सा 0.5, मतलब 1 नंबर से कम रह गए, तुम नीचे गिरे हो, बट तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है, ये मैंने नोटिस किया है। लीगल एंड ऑल इज ऑल गुड, जीके एंड ऑल इज ऑल्सो गुड, CR is a little problematic, but I can see you that still bridging the gap, ठीक है? शोआ 22.5 डिसेंट है तुम्हारी पोटेंशियल के हिसाब से, यू कैन गो बियॉन्ड दैट, ठीक है? एंड आई एम हैप्पी यूनिकली पर्टिकुलरली विद द परफॉर्मेंस ऑफ अक्षित, आरजू, इंशा, रिया, राघव, अर्पिता. I'm actually very much happy with your performance because huge jump it is. And Sarthak, must say Sarthak, you are doing a lot of hard work. This is not going to go in waste. You're working more hard than your peers. I can say this outrightly. So please do not drop that. But हाँ, स्कोर को हम 22 तक खींचने की कोशिश करें, 20-22 तक, ठीक है? उसके बाद सूरज का स्कोर नहीं आया है मेरे पास, हर्ष का स्कोर नहीं आया है, कार्तिकेय का स्कोर नहीं आया है, ओम का स्कोर नहीं आया है मेरे पास. Then I also don't have the score of, all right, Karthikeya 18.75,
डिसेंट स्कोर है कार्तिक के, बट अब तुमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, ठीक है। अब तुम 18 वाले ब्रैकेट में नहीं हो, तुम 20 वाले ब्रैकेट, 20 बियॉन्ड ब्रैकेट में आना चाहिए तुमको, ठीक है। कंसीडरिंग जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है और जो तुम्हारा लेवल है, तुम अपग्रेड कर रहे हो, करो। लेकिन 18.75 पे आए हो तुम, नॉट बैड। ओम 16.25। देखो डियर, वो गए वो ज़माने, वो गए वो दौर जब 10-11 नंबर आया करते थे तुम्हारे। 16.25 नंबर है, मतलब कि आगे आ रहे हैं। बट आई कैन सी ओम की एफर्ट्स नहीं है उतने, ठीक है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं है तुम्हारे, एंड तुम्हें भी पता है ये बात। यू आर वेरी सिंसियर, यू आर वेरी रेगुलर विद द क्लासेस एंड एवरीथिंग, बट इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं है ओम तुम्हारे साइड से। बट सी 16.25 ऑल द मोर अ रीज़न है कि नेक्स्ट टाइम CR के टेस्ट में 22.5 आना चाहिए, है ना। 22.5 25 आना चाहिए। हर्ष, अगेन आई वुड से आई कैन नॉट बिलीव कि तुम्हें ऑप्शन नहीं समझ में आया होगा। It's all because you did it within the time constraint. But please go to the voice note that I have shared in the group. Try to solve it the way like that. I'll give you more sheets. I'll try to create more practice sheet. Kal Sunday hai, so I'll try to provide you practice sheet of 25 questions as that you can solve, and I'll give you the answer key. Self-evaluate yourself. I'll do that. Right? Suraj 22.5 including changed options. ठीक है सूरज, not a problem. Change किया, 22.5 आया, बट अगेन आई एम हैप्पी विद सूरज परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं इस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस 22 मार्क्स गया है, एवरेज परफॉर्मेंस 22 मार्क्स, ठीक है। तो नथिंग बिलो, अगर लोग हमारे साथ 22 लेके आ रहे हैं तो अपना काहे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपने को 21.25 वाले 22 पे आने की कोशिश करें, 20 वाले 21.25 पे कोशिश करें। जो 16, 18, 17 पे अटके हुए हैं, यू नो दैट 3 क्वेश्चंस वो सिंपल आइडेंटिफाई कर लो, जो तुमको आइडेंटिफाई हो रहा है कि सिली मिस्टेक करी तुमने, बात खत्म। तुमको रियलाइज हो रहा है 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक है, बस नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि तुम स्पीड में करोगे तो फॉल्टर करोगे। तुमने 2 ऑप्शन पढ़ लिए, एक पहला दिख गया, C और D रीड नहीं किया, ये गलत किया। फिर तुमने एलिमिनेट नहीं करने की कोशिश करी। तो ये सारी तरीके से आप अपना ब्रिजिंग द गैप वाला चीज़ करिए, ठीक है। ये सबने रेज हैंड क्यों किया हुआ है प्लीज़? इतने सारे लोगों को एक साथ कुछ कहना है क्या? नहीं ना। सो आई थिंक, आई होप दैट दिस एक्टिविटी इज हेल्पिंग यू अलॉट, एंड स्लोली विल अपग्रेड आवर स्कोर्स, डोंट वरी, एंड डोंट टेक दिस एट योर इसको क्या कहते हैं हम लोग, फाइनल रिजल्ट, द अल्टीमेटम एंड एवरीथिंग। वी हैव अ लॉट लॉन्गर वे टू गो। अभी 16 मार्च में बैठे हैं, दिसंबर में होना है पेपर, ठीक है। पढ़ने की आदत है इसलिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है पेस पकड़ने में। राघव, ट्राई टू चेंज इट। बोल के अंडरलाइन करके पढ़ने की आदत है, ये ट्रेनिंग के टाइम पे अच्छा है, बट हमें उसी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे रहना है जो एग्जाम वाले दिन करना है। तो ना एग्जाम वाले दिन बोल पाओगे, और अंडरलाइन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जामिनर पकड़ लेगा अगर तो ले लेगा, क्योंकि साफ लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में, तुम्हारी बुकलेट में। क्लैट का पेपर उठा के देखो, नो अंडरलाइनिंग, यू कांट अंडरलाइन, राइट। एंड अंडरलाइन करने से, ट्रस्ट मी डियर, इट डज नॉट हेल्प, इट डज नॉट हेल्प, इट टेक्स अ लॉट टाइम। आपकी रीडिंग स्लो होती है, मैं बता रहा हूँ तो मान लो उस बात को। अंडरलाइन करने से रीडिंग स्लो होती है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम एक अंडरलाइन करके पढ़े हो तो ऑप्शन जब देखा तो एक ही बार में पकड़ में आया, दोबारा पढ़ना ही पड़ता है, दोबारा पैसेज पे जाना ही पड़ता है। तो रादर देन एंटायर अंडरलाइनिंग, हल्का अंडरलाइन कर लीजिए, पैसेज के बगल में एस्ट्रिक्स बनाते जाइए, सर्कल बना दीजिए, वो ज़्यादा सही है रादर देन अंडरलाइनिंग, ठीक है। डोंट नेवर यूज पेन एंड नेवर गो लाइक दिस, never go like this. Keep your pen in the fingers and use your eyes for this. मार्क करेंगे, स्लैश बनाएंगे, स्टार बनाएंगे, सर्कल करेंगे, मिनिमल यूसेज ऑफ पेन ऑन पेपर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच डियर। आई गिव यू मोर शीट्स टुमारो, आई गिव यू अ शीट टुमारो naturally by the evening, and you solve it and check it. Thank you so much. See you tomorrow. See you on I'll communicate the schedule. कल तो नहीं है क्लास, मंडे का विल सी। I'll communicate the schedule कल तक. Thank you dear. Okay. Good night. Thank you, sir.